वेलकम दोस्त। आज का डीप डाइव एक मैसिव डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन होने वाला है। डिड यू नो कि इंडिया में लीड एक्सपोजर की वजह से बच्चों के 154 मिलियन आईक्यू पॉइंट्स लूज हो रहे हैं और सिगरेट बट्स असल में सुपर बग्स के ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन चुके हैं। एग्जैक्टली आज हम बेसिकली इन सभी कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल टॉपिक्स को अनपैक करेंगे। कॉफी ग्रैब कर लो क्योंकि ये एक वेरी लॉन्ग हाई एनर्जी सेशन होने वाला है जहां हम आपके सोर्सेस से सबसे क्रूशल नगेट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो हियर इज आवर लर्निंग मैप। आज हम 22 क्रूशियल टॉपिक्स कवर करेंगे इन एग्जैक्ट सीक्वेंस। हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक कैटेगरी से, देन लीड एक्सपोजर एंड द GBD फ्रेमवर्क, ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी, साइंटिफिक कंसर्न्स ऑफ प्लास्टिक्स, रिसाइक्लिंग प्लास्टिक्स, माइक्रोब्स प्लास्टिक AMR, सिगरेट बट सुपरबग्स, वेस्ट वाटर सर्वेलेंस, इको सेंसिटिव जोन इंडस्ट्री, वृद्धि कैंपेन, यूनियन कार्बाइड वेस्ट, केमिकल कंटामिनेशन रिड्रेसल, ई-वेस्ट, EPR फ्लोर प्राइस, e-waste recycling, repairability index, battery waste management, e-waste rules 2022, silver from e-waste, FRA cells, wildlife biobank, or finally, convention on biological diversity. Ready? Let's dive in. Let's do it. Topic name, plastic categories, broad micro theme, types of polymers. Did you know कि सभी प्लास्टिक सेम नहीं होते और आपका वाटर बॉटल एक PVC पाइप से बिल्कुल अलग है? बिल्कुल। बेसिकली प्लास्टिक्स के 7 सिंबल्स होते हैं जो उनकी रिसाइक्लेबिलिटी और पॉलीमर स्ट्रक्चर बताते हैं। Right. एक सिंपल एग्जांपल ले लो। PET, which is category 1, is used in water bottles, जबकि PVC, which is category 3, is used in pipes. इंट्रोडक्शन टू दिस इज क्रूशल। प्लास्टिक वेस्ट सॉर्ट करने के लिए कैटेगराइजेशन समझना सबसे पहला स्टेप है। बैकग्राउंड ये है कि एज पर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 हमारे पास ये 7 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं। So let's break down the core logic. PET is 1 for water and PET bottles. HDPE is 2, used for milk bags or containers. PVC is 3 for pipes or cables. LDPE is 4 for carry bags or films. PP is 5 for medicine bottles या serial liners. PS is 6 for foam packaging or teacups. And others is 7 like thermoset, polycarbonate, nylon and melamine. सही बात है। एंड द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज ह्यूज। यूपीएससी एग्जाम रेलेवेंस के लिए एग्जैक्ट सिंबल मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद नोइंग दीज 7 सिंबल्स इनसाइड आउट। चलो, let's do a quick cross-questioning session for our listeners to memorize this. PET का symbol number क्या है? 1. Memory hack. Water is priority number 1. Nice. PVC कहाँ यूज होता है? Pipes. Hack is P for PVC, P for pipes. LDPE का मैं यूज बताऊं? Carry bags. The flimsy ones. PS यानी पॉलीस्टाइरीन का सिंबल। That would be 6. और थर्मोसेट प्लास्टिक्स किस कैटेगरी में आते हैं? 7, which is the others category. Perfect. Now pause and practice saying these 7 symbols out loud. In short, ये idea shows how symbol numbers connect to specific plastic items. याद रखना। Awesome. Moving to our next section, topic name, lead exposure and limitations of current GBD framework. Broad micro theme, exposomics and health. Imagine 154 million IQ points just vanishing. That's what lead exposure is doing in India. It is terrifying. Basically, इसका explanation ये है कि जो global burden of diseases यानी GBD framework है, वो incomplete है और exposomics एक नया holistic approach है। जैसे एक चाइल्ड जो polluted environment में ग्रो हो रहा है, उसकी हेल्थ सिर्फ जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करती। Exactly. इंट्रोडक्शन में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि करंट हेल्थ मेट्रिक्स एनवायरमेंटल रिस्क्स को पूरी तरह कैप्चर नहीं करते। बैकग्राउंड देखा जाए तो करंट जीबीडी फ्रेमवर्क सिर्फ रफली 11 एनवायरमेंटल रिस्क्स कवर करता है ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन एक्सपोजर डेटा। So the core logic here is that chemical mixtures, microplastics और environmental noise GBD से excluded हैं और climate change इन hazards को magnify करता है, जैसे air pollution, heat, vector diseases और mental health. Exposomics integrates external exposures, diet, lifestyle and individual biological traits. सही। इसका हेयर वॉल्ड इम्पैक्ट ये है कि इट इनेबल्स एक्सपोजर वाइड एसोसिएशंस। ये जीनोम वाइड एसोसिएशंस के जैसा ही है बट फॉर होलिस्टिक डिजीज मैपिंग। यूपीएससी प्री के लिए एक्सपोजमिक्स की डेफिनेशन बहुत की है। So the conclusion is health is a mix of environment and biology. समझे? Let's test this. इंडिया में lead exposure से कितने IQ points lost हुए? 154 million among children under 5. GBD framework में क्या-क्या missing है? Chemical mixtures, microplastics और environmental noise. Exposomics exactly क्या है? Integration of external exposure, diet, lifestyle और biological traits. Genome wide associations के similar क्या होता है इसमें? Exposure wide associations. और climate change किन hazards को magnify करता है? Air pollution, heat, vector diseases और food insecurity. Spot on. Practice saying the definition of exposomics out loud. In short, exposomics helps map holistic disease risk by combining external and internal factors. Let's jump to the geopolitical side. Topic name, Global Plastics Treaty Negotiations. Broad micro theme, International Environmental Agreements. Hook ये है कि 180 countries जिनीवा में प्लास्टिक्स को लेकर लिटरली फाइट कर रही हैं। अरे हाँ, the INC 5.2 negotiations,
एक्सप्लेनेशन ये है कि UNEP एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी पुश कर रहा है टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली। एग्जाम्पल के तौर पर रुवांडा चाहता है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन ही रुक जाए, जबकि सऊदी अरेबिया चाहता है कि सिर्फ वेस्ट मैनेज हो। The introduction here is that INC 5.2 जिनीवा में शार्प डिविजन्स दिखी हैं। बैकग्राउंड देखो तो 2022 से UNEP एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी चाहता है, बट INC 5 जो बुसान में हुआ था, इट कंप्लीटली फेल्ड टू अचीव कंसेंसस। कोर लॉजिक इज फैसिनेटिंग। एक तरफ है हाई एम्बिशन कोalition या HAC लेड बाय नॉर्वे एंड रवांडा विद 80+ कंट्रीज। ये प्रोडक्शन कैप्स डिमांड करते हैं। दूसरी तरफ है लाइक माइंडेड कंट्रीज या LMC लाइक इंडिया, सऊदी, चाइना, जो प्रोडक्शन कट्स अपोज करते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट सपोर्ट करते हैं। इवन द US अपोज प्रोडक्शन कट्स। And this treaty aims to advance SDGs 12, 13, 14 and 15 and reduce waste by 80% in 2 decades. Article 6 जो polymer production limits पर है is the most divisive. Real world impact is tricky for us. India frames it purely as a waste issue through EPR and single-use bans, not as a health threat, citing the right to development. बिल्कुल। Conclusion ये है कि global consensus on plastic production is extremely polarized. Time for cross-questioning. INC 5 कहाँ फेल हुआ था? बुसान, साउथ कोरिया में। HAC यानी हाई एम्बिशन कोalition को कौन लीड कर रहा है? नॉर्वे एंड रुवांडा। इंडिया किस ग्रुप में है? लाइक माइंडेड कंट्रीज या LMC। ये ट्रीटी कौन से SDGs एडवांस करेगी? 12, 13, 14 और 15. Hack is just continuous numbers 12 to 15. Article 6 किस बारे में है? Polymer production limits. Awesome. Pause and practice saying the core difference between HIC and LMC. In short, developed versus developing nations have fundamentally different views on plastic production limits. Now for something that affects us directly. Topic name, scientific and economic concerns. Broad micro theme, health and ecological impact. आपके blood, placenta और breast milk में microplastics हैं. So that's scary, ना? It is the stuff of nightmares. Plastics actually 16,000 plus chemical से बनते हैं और उनकी health और ecological cost massive है। जैसे सिंगल यूज पॉलीथीन बैग्स जो सेंचुरीज तक डिकम्पोज नहीं होते। इंट्रोडक्शन ये है कि प्लास्टिक्स चीप और वर्सेटाइल तो हैं, बट प्राइमरीली फॉसिल फ्यूल से डिराइव्ड हैं। बैकग्राउंड वाइज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021 ने सिंगल यूज प्लास्टिक्स यानी SUPs को 19 कैटेगरीज में बैन किया था 2022 से। Let's talk co-logic. Chemicals like bisphenols or PFAS cause thyroid issues or cancers. Microplastics जो less than 5 mm होते हैं हमारी बॉडी में एंटर कर चुके हैं। 23rd वेस्ट की लाइफ less than 5 years है। ग्लोबली सिर्फ 9% रिसाइकल होता है, 19% इंसिनरेटेड, 50% लैंडफिल्स में जाता है और 22% एस्केप्स। और इंडिया अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ ग्लोबल एमिशंस। प्लास्टिक्स का GHG कंट्रीब्यूशन 3.6% है। इंडिया एनुअली 4 मिलियन टन्स जनरेट करता है एज पर द CPCB रिपोर्ट। The real world impact is that endocrine disruptors एक massive public health emergency बन सकते हैं। एग्जैक्टली। कंक्लूजन इज कि सिर्फ 25% वेस्ट ट्रीट होता है, बाकी सब अनसस्टेनेबली डिस्पोज्ड है। Let's test the memory. Microplastics का साइज क्या होता है? लेस देन 5 mm। इंडिया ग्लोबल प्लास्टिक एमिशंस का कितना परसेंट अकाउंट करता है? 20%। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021 ने SUP बैन कब से स्टार्ट किया? 2022 से। कितना परसेंट ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट एक्चुअली रिसाइकल होता है? सिर्फ 9%। SUPs मेनली फॉसिल फ्यूल फीडस्टॉक से बनते हैं। कितना परसेंट ग्लोबल कार्बन बजट यूज करेंगे 2040 तक? 19%। Practice saying the stats. 9% recycled, 19% incinerated, 50% landfills. In short, high emissions, low recycling, and toxic chemicals make plastics a severe crisis. Next up, topic name, recycling plastics. Broad micro theme, polymer chemistry in recycling. हम सारा प्लास्टिक रिसाइकिल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर प्लास्टिक का पॉलीमर स्ट्रक्चर अलग होता है और हीट के साथ उनका रिएक्शन डिफाइन करता है कि वो रिसाइकल होंगे या नहीं। राइट, जैसे वाटर बॉटल मेल्ट हो जाती है, पर एक रबर टायर या ओल्ड स्विच क्रैक हो जाता है। इंट्रोडक्शन इज सिंपल। सिर्फ कुछ प्लास्टिक्स प्रैक्टिकली रिसाइक्लेबल होते हैं। बैकग्राउंड में प्योरिटी ऑफ वेस्ट मैटर्स अ लॉट फॉर दिस प्रोसेस। कोर लॉजिक पे आते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स जैसे PET और HDP हीट करने पर सॉफ्टन होते हैं और कूल होने पर हार्डन। ये इजीली मेल्ट और रीशेप होते हैं। बट देन यू हैव थर्मोसेट्स जैसे एपॉक्सी रेजिन्स और सम रबर्स। ये परमानेंट केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। हीट करने पर ये मेल्ट होने की जगह क्रैक होते हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज फॉर UPSC टेक्स्ट साइंस सेक्शन। थर्मोसेट वर्सेस थर्मोप्लास्टिक का डिफरेंस वाइटल है। कंक्लूजन इज हेंस थर्मोसेट्स नॉर्मल हीट बेस्ड मेथड से रिसाइकल नहीं हो सकते। क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। जो प्लास्टिक हीट पर सॉफ्टन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। PET और HDP किसके एग्जांपल्स हैं? थर्मोप्लास्टिक्स के। थर्मोसेट्स हीट करने पर मेल्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि वो परमानेंट केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो थर्मोसेट्स हीट पर मेल्ट होने के बजाय क्या होता है? क्रैक होते हैं। एपॉक्सी रेजिन्स किस कैटेगरी में आते हैं?
थर्मोसेट्स में। Excellent. Rehearse presenting the difference between thermoplastics and thermosets out loud. In short, thermoplastics melt and recycle, thermosets crack and don't. दोस्त अगर ये यूरेका मोमेंट्स पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करो, नोटिफिकेशंस एनेबल करो, हमारी मेंबरशिप लो फॉर एक्सक्लूसिव नोट्स एक्सेस, सपोर्ट द इनिशिएटिव. सो दैट्स कूल ना. चलो आगे बढ़ते हैं. Yes, let's look at topic name microbes, plastic, AMR. Broad micro theme, ecological adaptations and threats. Hook ये है कि microbes plastic खा रहे हैं, but वो super bugs बन रहे हैं. सुंदरबंस में आइसर कोलकाता की एक स्टडी ने प्लास्टिक डिग्रेडेशन और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR का लिंक दिखाया है. एग्जाम्पल के लिए मुरीगंगा एस्चुरी का पोल्यूटेड पानी देख लो. इंट्रोडक्शन इज स्कैरी. नेचर प्लास्टिक को अडेप्ट कर रही है बट एक डेंजरस तरीके से. बैकग्राउंड ये है कि सुंदरबंस में डेली 3 बिलियन माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स रिवर्स से आते हैं. कोर लॉजिक इज दैट माइक्रोब्स 17 प्लास्टिक पॉलिमर्स डिग्रेड कर रहे हैं यूजिंग प्लास्टिक डिग्रेडिंग एंजाइम्स या PDEs. प्रॉब्लम ये है कि इन एंजाइम्स के साथ वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन्स ARGs और मेटल रेजिस्टेंस जीन्स MRGs भी कैरी करते हैं. और मॉनसून में फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स के साथ PDEs बढ़ जाते हैं. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि प्लास्टिक ब्रेकडाउन डायरेक्टली मेटल रेजिस्टेंस जैसे जिंक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड से जुड़ गया है, प्रोड्यूस करके PDEs के साथ माइक्रोब्स और क्या कैरी कर रहे हैं? ARGs and MRGs, meaning antimicrobial and metal resistance genes. किस सीजन में एंजाइम्स की अबंडेंस बढ़ जाती है? मॉनसून में. किन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स और मेटल्स की रेजिस्टेंस मिली? एमिग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक और जिंक मेटल की. Pause and practice saying the connection between PDEs, ARGs and MRGs. In short, plastic breakdown by microbes in Sundarbans is fueling AMR spread. Topic name: cigarette butt superbugs. Broad micro theme: urban waste and pathogens. आपके पार्क में पड़ा हुआ सिगरेट बट एक सुपरबग फैक्ट्री है. Explanation is that discarded cigarette filters में pathogens और antibiotic resistant genes aggressively breeding कर रहे हैं. Imagine comparing normal urban park soil with the soil right under cigarette litter. It's wildly different. Introduction is that cigarette butts सिर्फ plastic waste नहीं है, biological hazard है. बैकग्राउंड देखो, सिगरेट फिल्टर्स सेल्यूलोस एसीटेट यानी एक टाइप के प्लास्टिक से बनते हैं जो माइक्रोब्स को आइडियल हैबिटेट देते हैं. The core logic is that they collect microbes from smokers' mouths or the surrounding environment. बट्स का टॉक्सिक एनवायरनमेंट सिर्फ द टफेस्ट मोस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को सेलेक्ट करके सर्वाइव करने देता है. ये बैक्टीरिया इजीली दूसरे माइक्रोब्स के साथ रेजिस्टेंस जीन्स शेयर करते हैं. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट नीड्स टू ट्रीट बट्स एज स्ट्रिक्ट बायोहैजर्ड्स. कंक्लूजन, हर फेंकाऊंगा बट AMR को बूस्ट कर रहा है. क्वेश्चंस: सिगरेट फिल्टर्स किस तरह के जीन्स कैरी करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स. ये फिल्टर्स कहाँ से माइक्रोब्स गैदर करते हैं? स्मोकर्स माउथ से और द एनवायरनमेंट से. बट्स का टॉक्सिक एनवायरनमेंट किन बैक्टीरिया को फेवर करता है? द टफेस्ट मोस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को. क्या ये बैक्टीरिया दूसरों से रेजिस्टेंस शेयर कर सकते हैं? यस, वेरी इजीली. अर्बन पार्क्स में सॉइल से ज्यादा पैथोजेंस कहाँ मिले? सिगरेट फिल्टर्स के अंदर. Practice explaining how toxic environment selects resistant bacteria. In short, the toxic plastic of cigarette buds breeds and spreads superbugs. Topic name: wastewater surveillance. Broad micro theme: epidemiological monitoring. आपके शहर का सीवेज बता सकता है कि नेक्स्ट पैंडेमिक कब आएगा? Yes, ICMR actually wastewater based epidemiology या WBE यूज कर रहा है diseases ट्रैक करने के लिए. Like testing city drains to find hidden COVID cases. Introduction: ये एक नॉन इन्वेसिव कम्युनिटी लेवल हेल्थ ट्रैकिंग है. बैकग्राउंड में करंटली सिर्फ कोविड-19 और पोलियो इस मेथड से अंडर सर्वेलेंस है. Core logic is expanding now. ICMR will scale up to 10 viruses across 50 cities. ये उन पैथोजेंस को मॉनिटर करेगा जो फीवर, डायरिया, acute encephalitis और एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस या AIV से लिंक्ड हैं. ये एग्जिस्टिंग सिस्टम्स लाइक ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और SERI सिस्टम्स को कॉम्प्लीमेंट करता है. WB provides real-time, cost-effective data even from asymptomatic populations. Real-world impact is that it helps predict pandemics, identify hotspots, or guide resource allocation. Conclusion: sewage testing is the ultimate early warning system. Let's quiz this. ICMR कितने viruses और cities में surveillance launch करेगा? 10 viruses across 50 cities. Currently किन दो viruses की surveillance हो रही है? COVID-19 और पोलियो. WBE का full form क्या है? Wastewater-based epidemiology. ये किन दो existing surveillance systems को complement करेगा? ILI और SARI. WBE का एक major advantage बताओ. Data from asymptomatic populations easily मिल जाता है. Pause and practice saying wastewater-based epidemiology. In short, WBE offers a cost-effective, real-time early warning system for disease outbreaks. Topic name: eco-sensitive zone industry. Broad micro theme: environmental regulations. क्या एक national park के अंदर waste incinerator लगाया जा सकता है? Well, गंगोत्री में एक solid waste incinerator recently बहुत controversy में है based on CCPV norms. Yes, exactly in the Bhagirathi eco-sensitive zone. Introduction इसकी eco-sensitive zones या ESZ में इंडस्ट्रियल रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. बैकग्राउंड ये है कि एक इंसिनरेटर सेटअप किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म्स प्रसाद स्कीम
in Gangotri National Park. कोर लॉजिक देखते हैं। ओपोनेंट्स कॉल इट एक्सट्रीमली पोल्यूटिंग और कहते हैं कि ये रेड कैटेगरी है। ESZ में इंफ्रा लगाने के लिए SPPC, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और EIA बॉडीज से परमिशंस लगती हैं। और CPCB का 2016 पोल्यूशन इंडेक्स या PI इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करता है। रेड इज PI 60 एंड अबव, ऑरेंज इज 41 to 59, ग्रीन इज 21 to 40 और व्हाइट इज अप टू 20। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज द क्लासिक डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन कॉन्फ्लिक्ट इन हिमालयाज। UPSC के लिए PI स्कोर्स याद रखना जरूरी है। कंक्लूजन, इवन इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट पोल्यूशन इंडेक्सेस। लेट्स डू द क्वेश्चंस। गंगोत्री इंसिनरेटर किस इको सेंसिटिव जोन में आता है? भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में। ये इंसिनरेटर किस स्कीम के अंडर सेटअप हुआ? प्रसाद स्कीम। CPCB का पोल्यूशन इंडेक्स PI सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2016 में। रेड कैटेगरी इंडस्ट्री का PI स्कोर कितना होता है? 60 एंड अबव, ऑरेंज कैटेगरी का स्कोर कितना है? between 41 and 59. Race the 4 CPCB categories and their scores out loud. In short, CPCB's pollution index restricts highly polluting red industries in eco-sensitive zones. Moving on to topic name, Vruthi campaign, Kerala. Broad micro theme, state sanitation drives, hook. Body और mind दोनों की सफाई एक ही कैंपेन से। Exactly. Kerala's Vruthi campaign is about holistic cleanliness. Example देख लो, Kerala is moving from 40% to 75% household waste collection. Interaction. This is a prime example of localized waste management success stories. Background. ये announce हुआ था during the Vruthi 2025 Clean Kerala Conclave. Core logic is beautiful. Vruthi means cleanliness of body and mind. 75% households अब waste collection under covered है और उन्होंने एक new campaign launch किया है called Malinya Muktam Nava Keralam, meaning waste free Kerala. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज कि डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल्स किसी भी स्टेट पॉलिसी के लिए आइडियल एग्जांपल हैं। कंक्लूजन, क्लीनलीनेस वहां एक हैबिट बन रही है। क्विज टाइम, वृद्धि का लिटरल मीनिंग क्या है? Cleanliness of body and mind. ये कैंपेन किस स्टेट का है? Kerala, वेस्ट कलेक्शन अब कितने % हाउसहोल्ड्स में पहुंच गया है? 75%. नए वेस्ट फ्री कैंपेन का नाम क्या है? Malinya Muktam Nava Keralam. किस कॉन्क्लेव में ये अनाउंस हुआ? Vruthi 2025. Clean Kerala Conclave. प्रैक्टिस सेइंग मलिनिया मुक्तम नवा केरलम। In short, Kerala is massively scaling household waste collection under Vruthi. Let's shift to a darker piece of history. Topic name, Union Carbide Waste. Broad micro theme, historical industrial disasters. 40 साल बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी का टॉक्सिक कचरा फाइनली चला दिया गया। 1984 के डिजास्टर का वेस्ट अभी तक सेफली डिस्पोज नहीं हुआ था। The deadly MIC गैस लीक ने thousands को अफेक्ट किया था। Introduction. It's about closing a historic toxic legacy. Background. 1984 leak of methyl isocyanate या MIC gas from Union Carbide India Limited ने thousands की जान ली थी। कोर लॉजिक ये है कि फाइनली 337 टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट कंप्लीटली इंसिनरेट किया गया है। ऐश और रेजिड्यू स्पेशल लैंडफिल्स में जाएगा। कॉम्पेंसेशन को हैंडल किया गया अंडर द भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985। और कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि शॉर्टफॉल इज द यूनियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। MIC गैस की प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। एक्सट्रीमली टॉक्सिक, कलरलेस, हाईली फ्लेमेबल। वाटर के साथ रिएक्ट करके ये CO2 और मिथाइलएमीन बनाती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, 39.1 डिग्रीज सेल्सियस, सो इट इवेपोरेट्स इजीली। इट वाज यूज्ड फॉर कार्बोमेट पेस्टिसाइड्स। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक MIC, UPSC, साइंस एंड टेक के लिए क्लासिक सब्जेक्ट्स हैं। Conclusion. 40 years is a terribly long time for environmental justice. टाइम फॉर क्वेश्चंस। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से कौन सी गैस लीक हुई थी? Methyl isocyanate, MIC, कितना टन्स वेस्ट रिसेंटली इंसिनरेट किया गया? 337 tons. MIC गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? Toxic gases like CO2 और methylamine, MIC का मेन यूज क्या था? carbamate pesticides production. कॉम्पेंसेशन शॉर्टफॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? Union government की. रिहर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ MIC गैस आउट लाउड। In short, the 40-year-old toxic waste from the Bhopal disaster is finally incinerated and buried safely. Now for current laws on this. Topic name, Chemical Contamination Redressal. Broad micro theme, Environmental Legal Frameworks. अगर कोई कंपनी मिट्टी में जहर डाल दे तो क्लीन अप का पैसा कौन देगा? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 2025 में रूल्स नोटिफाई किए हैं कंटामिनेटेड साइट्स मैनेज करने के लिए। इमेजिन एन ओल्ड फैक्ट्री साइलेंटली डंपिंग हैजर्डस वेस्ट। इंट्रोडक्शन, ये EPA के अंदर नए पोल्यूटर पेज रूल्स हैं। बैकग्राउंड, द एग्जैक्ट नेम इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटामिनेटेड साइट्स रूल्स 2025। कोर लॉजिक इज अ स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन। डिस्ट्रिक्ट एडमिन हाफ ईयरली रिपोर्ट्स देगा ऑन सस्पेक्टेड साइट्स। स्टेट बोर्ड गिव्स प्रिलिमिनरी असेसमेंट इन 90 डेज। फिर 3 महीने मिलते हैं फॉर डिटेल्ड सर्वे और उसके बाद 90 डेज टू आइडेंटिफाई द पोल्यूटर। They'll test against 189 hazardous chemicals. Polluter को remediation costs pay करनी होंगी, else center या state pays initially. Criminal liability अब BNS 2023 के अंडर आएगी। ये रूल्स रेडियोएक्टिव, माइनिंग, मरीन ऑयल और सॉलिड वेस्ट पे एप्लीकेबल नहीं है। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, 2010 में एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मैनेजमेंट आया था।
Real world impact is strict legal accountability for historical dumping. Conclusion. Finally, a legal framework to heal poisoned land, but sadly no defined timeline for restoration. Let's quiz. Management of Contaminated Sites rules किस एक्ट के अंडर आए हैं? Environment Protection Act या EPA. स्टेट बोर्ड को प्रिलिमिनरी असेसमेंट के लिए कितना टाइम मिलता है? 90 days. ये रूल्स किन 4 टाइप्स के वेस्ट पे एप्लीकेबल नहीं है? Radioactive, mining, marine oil और solid waste. टेस्टिंग कितने हैजरस केमिकल्स के अगेंस्ट होती है? 189. क्रिमिनल लायबिलिटी किस नए कानून के अंदर आएगी? BNS 2023. Pause and list the exceptions to these rules. In short, the 2025 rules enforce a polluter pays principle for historically contaminated sites. Topic name: E-waste. Broad micro theme: electronic pollution. 6 साल में ई-वेस्ट 151% बढ़ गया. आपका पुराना फोन आखिर कहाँ जाता है? India is literally drowning in electronic waste with massive health and economic costs. एग्जाम्पल देख लो. इनफॉर्मल रिसाइकलिंग स्लम्स कहाँ छोटे बच्चे वायर्स जलाते हैं कॉपर निकालने के लिए. Introduction. This is the dark side of digital growth. Background: India produced 2.2 million tons of e-waste in 2025, ranking third globally after China and the US. Core logic is disturbing. EPR eco-friendly design promote करता है, but currently India loses $10 billion annually due to pollution. Social costs $20 billion से ज्यादा हैं. इनफॉर्मल रिसाइकलिंग में काम करने वाली विमेन और किड्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिरकर लेस देन 27 years हो जाती है. And over 80,000 crore rupees worth के critical metals lost हो जाते हैं. Health impacts are severe: respiratory, neurological. For example, lead levels of 5 micrograms per deciliter or more causes cognitive impairment, plus skin and ocular issues. ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो गार्बेज फ्री पे फोकस करता है, उससे भी टाइड है. Real world impact, circular economy is absolutely crucial. Conclusion: e-waste is literally cutting human lifespans in half for informal workers. Quiz time. E-waste प्रोडक्शन में इंडिया का ग्लोबल रैंक क्या है? Third, right after China and US. इनफॉर्मल रिसाइकलिंग वर्कर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम हो जाती है? Below 27 years. कितने ब्लड लेड लेवल पर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होती है? 5 micrograms per deciliter and above. कितने वर्थ के क्रिटिकल मेटल्स हर साल वेस्ट होते हैं? Rupees 80,000 crore. SBM अर्बन 2.0 का मेन फोकस क्या है? Garbage free cities and source segregation. Practice saying lead levels of 5 micrograms per deciliter or more cause cognitive impairment. In short, e-waste has massive social and health costs demanding strict EPR enforcement. Topic name: EPR floor price mechanism, broad micro theme, circular economy economics. Hook: e-waste certificates की अब minimum price fix हो गई है. Yes, formal recyclers को fair compensation देने के लिए एक floor price लाया गया है. Example is like selling recycled gold from a motherboard legally. Introduction is about making recycling economically viable. Background: ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. कोर लॉजिक ये है कि a floor price for EPR certificates ensures fair compensation for formal recyclers. ये hazardous, informal practices को curb करेगा, जो currently 95% of the sector handle करते हैं. It promotes the circular economy and recovers valuable materials like gold and copper safely. Real-world impact: e-waste turns from a liability into a highly valuable asset. Conclusion: minimum price ensures proper recycling isn't a loss-making business. Let's do the questions. Floor price mechanism किन rules के अंडर इंट्रोड्यूस हुआ? E-waste management rules 2022. EPR का फुल फॉर्म क्या है? Extended producer responsibility. Currently, e-waste का कितना % इनफॉर्मल सेक्टर हैंडल करता है? 95%. ये मैकेनिज्म किन वैल्यूएबल मेटल्स को रिकवर करता है? Gold और copper. फ्लोर प्राइस का मेन इकोनॉमिक गोल क्या है? Promote circular economy और infrastructure investment attract करना. Lihers explaining why a floor price shifts the informal to formal sector. In short, EPR floor prices guarantee recyclers are paid fairly, boosting formal recycling. Topic name: e-waste recycling. Broad micro theme: innovative resource recovery. Hook: बिजली के झटके से rare earth metals extract करना. Sounds like sci-fi, right? नए ई-वेस्ट इको पार्क्स और इनोवेटिव मेथड्स रेयर मेटल्स निकालने के तरीके पूरी तरह बदल रहे हैं. Like Rice University's flash heating method for old magnets. Introduction. This is about India's push for domestic capacity. Background: Delhi government is building India's first e-waste eco park in Holambhi Kalan. कोर लॉजिक देखते हैं. ये PPP मॉडल पे बेस्ड है, तो प्रोसेस 51,000 tons across all 106 categories. Mineral Recycling Scheme 2024 लॉन्च हुई है. Now the sci-fi part. Rice University method uses flash joule heating with chlorination or FJHCl2. ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स लाइक समारियम, नियोडाइमियम और कोबाल्ट को मैग्नेट से एक्सट्रैक्ट करता है विद ग्रेटर देन 90% प्योरिटी. और इससे एनर्जी यूज 87% ड्रॉप होता है, GHG 84% गिरता है और कॉस्ट 50% कम हो जाती है. प्लस इट एलिमिनेट्स एसिड वेस्ट कंप्लीटली. करंटली SBCPs हैंडल द इन्वेंट्री, बट एक यूनिफॉर्म मेथोडोलॉजी की कमी है. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. दिस इज क्रूशियल फॉर सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स. कंक्लूजन: एडवांस्ड केमिस्ट्री इज सॉल्विंग द ई-वेस्ट क्राइसिस क्लीनली. क्विज: इंडिया का फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क कहां बन रहा है? होलंबी कालान, नॉर्थ दिल्ली.
इको पार्क कितनी टाइप्स की कैटेगरीज प्रोसेस करेगा? All 106 categories listed. राइस यूनिवर्सिटी ने कौन सा नया मेथड डेवलप किया? Flash Joule heating with chlorination या FJHCl2. ये मेथड किन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सेपरेट करता है? Samarium, neodymium और cobalt को FJCl2 एनर्जी यूज को कितना % रिड्यूस करता है? 87%. प्रैक्टिस प्रोनाउंसिंग फ्लैश जूल हीटिंग विद क्लोरिनेशन. In short, new megaparks and breakthrough heating technologies are revolutionizing rare metal recovery. टॉपिक नेम रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स. ब्रॉड माइक्रो थीम कंज्यूमर राइट्स एंड सस्टेनेबिलिटी. आप अपना फोन खुद क्यों नहीं ठीक कर सकते? अब ये बदलने वाला है. गवर्नमेंट राइट टू रिपेयर के तहत एक रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स ला रही है. लाइक इफ योर स्क्रीन ब्रेक्स, फाइंडिंग चीप स्पेयर पार्ट्स शुड बी इजी. इंट्रोडक्शन. ब्रेकिंग मोनोपोलीज ऑफ टेक जायंट्स ऑन रिपेयर्स. बैकग्राउंड. ड्राफ्ट फ्रेमवर्क ऑन रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स और RI इन द मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर रिलीज हुआ है. Core logic is that RI scores are based on 4 things: availability of spare parts, cost of repair, software updates, or access to repair info. ये अनमेकिंग के कॉन्सेप्ट को पुश करता है, विच मीन्स डिसमेंटलिंग एंड रीपर्पसिंग. इंडिया का राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क 2022 में आया और 2023 में डोका ने इसका पोर्टल लॉन्च किया. दिस डायरेक्टली अलाइंस विद UN SDG 12 फॉर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन. Real world impact ये है कि it reduces e-waste और import dependency को decrease करता है by increasing product longevity. Conclusion: consumer power is key to a circular economy. लेट्स डू द क्वेश्चंस. रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स किन पैरामीटर्स पर स्कोर करेगा? Spare parts availability, cost, software updates और repair info. अनमेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? Dismantling, repairing और repurposing after first use. राइट टू रिपेयर पोर्टल किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया? DOCA यानी Department of Consumer Affairs. राइट टू रिपेयर ग्लोबली किस UN SDG को प्रमोट करता है? SDG 12, रिपेयरेबिलिटी डायरेक्टली किस इकोनॉमिक विजन को सपोर्ट करती है? circular economy. रिहर्स द 4 पैरामीटर्स ऑफ द रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स. In short, the RI gives consumers the power to repair, saving money and reducing electronic waste. टॉपिक नेम बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट. ब्रॉड माइक्रो थीम EV इंफ्रास्ट्रक्चर. EVs are green, बट उनकी बैटरी का कचरा कहाँ जाएगा? Lithium batteries recycling एक massive future industry है, but currently struggling. Just imagine dead EV batteries piling up everywhere. Introduction. EV boom directly creates a battery waste challenge. Background. India's EV lithium battery demand will rise to an insane 139 gigawatt by 2035. Core logic. Battery Waste Management Rules, or BWMR 2022, aims for sustainable recycling via EPR. Issue ये है कि current flow price is too low. The UK pays roughly 600 rupees per kg. India's proposed price is less than 1/4 of that. Recycling lithium-ion batteries could be a $3.5 billion industry by 2030, but India currently recycles only 1%. Real-world impact. If not recycled, toxic lithium and cobalt will ruin our soil. Conclusion. Pricing absolutely needs to match the cost of safe recycling to build this industry. Time for the quiz. EV lithium battery demand 2035 तक कितनी हो जाएगी? 139 GWH. BWMR का फुल फॉर्म क्या है? Battery Waste Management Rules. UK में रिसाइकलिंग की प्राइस क्या है कंपेयर टू इंडिया? UK pays around 600 rupees per kg. India is less than 1/4 of that. 2030 तक लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है? $3.5 billion. करंटली इंडिया कितना % रिसाइकल करता है? Only 1%. Pause and practice saying battery waste management rules 2022. In short, battery recycling needs realistic EPR flow prices to handle the upcoming EV boom safely. Next, topic name E-Waste Management Rules 2022. Broad micro theme policy regulations. नए रूल्स में अब सोलर पैनल्स भी कचरे की लिस्ट में आते हैं. 2022 के रूल्स ने स्कोप बढ़ा कर दिया है और एक मैंडेटरी EPR regime सेट किया है. Managing a dead solar panel is exactly like a dead laptop now. Introduction. This is a comprehensive regulatory upgrade. Background. इन्होंने 2016 रूल्स को रिप्लेस किया, governed by MOE FCC. Core logic. Expanded to solar PV panels, large IT equipment और consumer electronics, total 106 types. अब mandatory EPR है via CPCB e-waste portal. और सुनो, fines paying doesn't exempt recycling. Yup. Refurbishing is encouraged. Minimum recovery percentages set किए गए हैं for gold, silver और copper. SPCBs can conduct joint inspections. It excludes MSMEs waste or radioactive waste. Plus ROHS यानी reduction of hazardous substances ensures नए equipment lead और mercury जैसे limits exceed ना करें. Real world impact. Legal teeth मिल गए to enforce recycling targets. Conclusion. Only 22 to 25% e-waste goes to formal channels now. These rules aim to drastically change that. Quiz. 2022 रूल्स में कौन सा नया बड़ा कैटेगरी ऐड किया गया? Solar photovoltaic modules या panels. क्या फाइन पे करने के बाद रिसाइकलिंग ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है? No, fine does not exempt the requirement. ई-वेस्ट पोर्टल कौन मैनेज करता है? CPCB. ये रूल्स किन वेस्ट पर अप्लाई नहीं होते? MSMEs waste और radioactive waste पर. ROHS का क्या फंक्शन है? Ensures new equipment doesn't exceed hazardous substance limits like lead, mercury. Rehearse the scope of the 2022 e-waste rules out loud. In short, 2022 rules expand to solar panels and strictly enforce mandatory EPR targets. Topic name: Silver from e-waste.
ब्रॉड माइक्रो थीम ग्रीन एक्सट्रैक्शन मेथड्स। क्या आप ग्राउंडनट ऑयल से अपने फोन का चांदी निकाल सकते हैं? एक नया इको फ्रेंडली मेथड अर्बन माइनिंग को बदल रहा है, लाइक यूजिंग कुकिंग ऑयल्स इंस्टेड ऑफ टॉक्सिक साइनाइड टू रिकवर सिल्वर। इंट्रोडक्शन। सिल्वर का मैसिव रोल है इन क्लीन एनर्जी। बैकग्राउंड। इंडिया का 108 GW सोलर पावर हेविली रिलाइज ऑन सिल्वर। एक फोन में 100 to 200 mg और लैपटॉप्स में 350 mg सिल्वर होता है। कोर लॉजिक, ग्लोबली 7,275 मेट्रिक टन्स यूज होता है, बट ओनली 15% रिसाइकल्ड है। आईए कहती है डिमांड विल जंप 170% एज एवरी सेकंड कार विल बी एन ईवी बाय 2035। सो फिनलैंड रिसर्चर्स ने क्या किया? उन्होंने ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स यूज किए, लाइक लिनोलेनिक और ओलेइक एसिड्स फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स लाइक ऑलिव और ग्राउंडनट। सिल्वर रिकवर करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स और साइनाइड यूज करते थे। Real world impact. Safe urban mining without any toxic byproducts. Conclusion. Nature's own oils can cleanly recycle our high-tech waste. लेट्स डू द क्वेश्चंस। मोबाइल फोन में कितना सिल्वर होता है? 100 to 200 milligrams. ग्लोबली सिल्वर का कितना परसेंट रिसाइकल होता है? सिर्फ 15%. आईईए के अकॉर्डिंग 2035 तक कितनी कार्स ईवी होंगी? Every second car. Sold. फिनलैंड रिसर्चर्स ने क्या यूज किया सिल्वर एक्सट्रैक्ट करने के लिए? Organic fatty acids like linolenic or oleic acids. ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से टॉक्सिक केमिकल्स यूज करते हैं? Strong acids or cyanide. Pause and explain how fatty acids help in urban mining. In short, replacing toxic cyanide with organic fatty acids makes extracting silver from e-waste much safer. Topic name: FRA cells. Broad micro theme: Tribal rights and governance. Forest dweller claims सालों से पेंडिंग थे, अब सेल्स इन्हें फास्ट ट्रैक करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट पहली बार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट या FRA इम्प्लीमेंटेशन के लिए डेडिकेटेड सेल्स फंड कर रही है, जैसे एक ट्राइबल विलेज अपना पेंडिंग लैंड राइट जल्दी प्रोसेस होते हुए देखेगी। Introduction: Strengthening grassroots tribal governance. Background: Ministry of Tribal Affairs ने 324 district FRA cells sanction किए हैं under the DAGGWA scheme. कोर लॉजिक, रूल्स DAGGWA से फ्लो करते हैं, नॉट FRA 2006 डायरेक्टली। FRA मैंडेट्स FRCs, SDLCs, DLCs और स्टेट कमिटीज। ये नए सेल्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट असिस्ट करेंगे ग्राम सभास को इन क्विक डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग क्लेम्स। DAGGWA 2024 combines 25 interventions of 17 line ministries across 68,000 tribal villages. Real-world impact: resolves decades of pending tribal land claims, highly relevant for UPSC polity and governance. कंक्लूजन, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बिना ग्राम सभा की पावर टेक अवे किए। Quiz time: FRA cells किस स्कीम के अंडर सैंक्शन हुए हैं? दाजोआ यानी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। कितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल FRA cells सैंक्शन हुए? 324 अक्रॉस 18 स्टेट्स और यूटीज। FRA 2006 के अंदर किन कमिटीज का फॉर्मेशन मैंडेटेड है? FRCs, SDCs, DLCs और स्टेट मॉनिटरिंग कमिटीज। क्या ये सेल्स ग्राम सभास के डिसीजंस में इंटरफेयर करेंगे? नो, दे विल ओनली असिस्ट इन क्विक डिस्पोजल। दाजुआ कितनी मिनिस्ट्रीज की इंटरवेंशंस कंबाइन करता है? 17 लाइन मिनिस्ट्रीज। प्रैक्टिस प्रोनाउंसिंग: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। In short, dedicated FRA cells under Dajua will help Gram Sabhas fast-track pending tribal forest rights. टॉपिक नेम: वाइल्ड बायोबैंक। ब्रॉड माइक्रो थीम: जेनेटिक कंजर्वेशन। क्या होगा अगर हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स को उनके फ्रोजन DNA से वापस ला सके? दिल्ली जू में एक नया वाइल्ड लाइफ बायोबैंक बन रहा है। Just imagine storing the DNA of a Bengal tiger for future research. इंट्रोडक्शन: ये ex-situ कंजर्वेशन का नेक्स्ट जेन स्टेप है। बैकग्राउंड: नेशनल जूलॉजिकल पार्क या NZP दिल्ली कोलैबोरेट कर रहा है विद CCMB हैदराबाद। Code logic: aim है to preserve DNA, tissues और reproductive cells. ये सेंट्रल जू अथॉरिटी या CZA का एफर्ट है। इंडिया का फर्स्ट जू बायोबैंक was पद्मजा नायडू पार्क, दार्जिलिंग। 2019 में ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ था। सैंपल्स भेजे जाते हैं टू द नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक या NWGRB। दिल्ली जू के पास शेड्यूल 1 और 2 एनिमल्स हैं, लाइक टाइगर, राइनो और घड़ियाल। फॉर कॉन्टेक्स्ट, CZA 1992 में सेटअप हुआ था, जब WPA 1972 को 1991 में अमेंड किया गया, एडिंग चैप्टर IVA। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट: बायोबैंक्स क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज को रिवाइव करने का ऑप्शन खुला रखते हैं। कंक्लूजन: कंजर्वेशन सिर्फ जिंदा जानवरों की नहीं, उनके जेनेटिक्स की भी करनी होगी। लेट्स डू द क्वेश्चंस। दिल्ली जू किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है बायोबैंक के लिए? CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलेक्युलर बायोलॉजी। इंडिया में फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायोबैंक किस जू ने एस्टैब्लिश किया? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। सैंपल्स CCMB की किस फैसिलिटी में भेजे जाते हैं? NWGRB, नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक। CZA लीगली किस एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हुआ? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अमेंडेड 1991,
चैप्टर IVA CZA प्रॉपरली किस साल में सेटअप हुआ? 1992 में. Rehearse explaining the function of NWGRB out loud. In short, wildlife biobanking preserves the genetic blueprints of endangered species for future conservation. And our final topic name, Convention on Biological Diversity. Broad micro-theme, Global Conservation Agreements. Protecting nature also means protecting the indigenous people who live there. CBD global biodiversity को कंजर्व करने का सबसे बड़ा लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे मसाई इन केन्या या आदिवासीज इन इंडिया नेचुरली लोकल फॉरेस्ट्स प्रोटेक्ट करते हैं. Introduction, Human और Nature का Coexistence. Background, Indigenous Peoples and Local Communities या IPLCs freely biodiverse regions में रहते हैं. Core logic. Examples of IPLCs हैं Masai, Ogiek from Kenya, Batwa from Uganda, Rwanda, Ashaninka from Peru और हमारे आदिवासीज. CBD 1992 Rio Earth Summit में लॉन्च हुआ था. It's the largest international legal conservation instrument. इसके 3 मेन गोल्स हैं: conservation of biodiversity, sustainable use of its components और equitable benefit sharing of genetic resources. The real world impact ensures local communities genetically rich resources का benefit लें. Conclusion: real conservation requires empowering the indigenous protectors. Last quiz round. CBD कहाँ और कब लॉन्च हुआ था? 1992 Rio Earth Summit. CBD की 3 मेन गोल्स क्या हैं? Conservation, sustainable use और equitable benefit sharing. IPLCs का फुल फॉर्म क्या है? Indigenous peoples and local communities. मसाई और ओगी ट्राइब्स मेनली किस देश से हैं? Kenya, अशिनिंका ट्राइब कहाँ पाई जाती है? Peru. Pause and practice saying the 3 goals of the CBD. In short, the CBD works to conserve biodiversity while ensuring fair benefit sharing for indigenous communities. Phew, that was an epic typey deep dive. आज हमने एक मैसिव स्पेक्ट्रम कवर किया. हमने देखा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स और ग्लोबल ट्रीटी नेगोशिएशंस और कैसे उनके हेल्थ कंसर्न्स और रिसाइकलिंग टेक डेवलप हो रहे हैं. फिर हमने कवर किया माइक्रोब्स से AMR फैलना और सीवेज WB सर्वेलेंस की एपिडेमोलॉजी, इको सेंसिटिव जोन्स के रूल्स और हिस्टोरिकल भोपाल वेस्ट का निस्तारा होना, ई वेस्ट का डार्क डेंजर, EPR रूल्स और सरप्राइजिंगली ऑलिव ऑयल से सिल्वर निकालने की टेक, और फाइनली FRA सेल्स, वाइल्ड लाइफ बायोबैंक्स और CBD के थ्रू इंडिजिनस कॉन्जर्वेशन. बिल्कुल, इतना डिटेल एक साथ कवर करना और इम्बाइब करना इज प्योरली अमेजिंग. थोड़ा सोच लो, क्या हमारा कचरा ही हमारा अगला गोल्ड माइन है या फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन? ये चॉइस प्योरली हमारे मेथड्स पे डिपेंड करती है. कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि अरावली माउंटेन्स जो 2 बिलियन ईयर्स पुराने हैं, They're literally fighting a battle right now just to figure out where their height should be measured from. एग्जैक्टली लोकल प्रोफाइल से या सी लेवल से, एक छोटा सा रूल चेंज एंड द एंटायर माउंटेन रेंज कुड जस्ट ओपन अप फॉर मैसिव माइनिंग. वेलकम टू दिस डीप डाइव दोस्तों. आज हम एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं. ट्रूली मैसिव. हम 28 एक्सट्रीमली क्रूशल टॉपिक्स कवर करेंगे आज. FRA 2006 के अंदर आदिवासी राइट्स से लेकर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल टारगेट्स तक, फिर अरावली हिल्स का कंट्रोवर्सी, साइट्स रूल्स और FAO की नई ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट भी डिकोड करेंगे. हम एक एक करके हर टॉपिक की डेप्थ में जाएंगे. सो ग्रैब योर नोटबुक स्टूडेंट्स बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी हाई एनर्जी एंड सुपर पैक्ड विद फैक्ट्स. लेट अस जंप राइट इन. Perfect. I am ready. So the topic name is Adivasi Rights and Forest Governance. And the broad microtheme is evolution of forest laws and tribal rights. बेसिकली ये टॉपिक एक्सप्लेन करता है कि कैसे ओल्ड लॉज डिस्प्लेस्ड आदिवासीज और कैसे FRA 2006 gave them their rights back. Just imagine your family has been living in a forest for centuries. और अचानक एक दिन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या WPN 1972 के अंडर आपको वहां से कंप्लीटली इवेक्ट कर दिया जाए. वही हुआ था. Historically, these laws actually pushed people away from forest. बैकग्राउंड देखें तो WPN 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ने लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट्स किए थे. But the core logic shifted. FRA 2006 was a turning point. इसने आदिवासी राइट्स को डायरेक्टली ग्राम सभा के थ्रू फॉरेस्ट गवर्नेंस से लिंक कर दिया. ऑल्सो CBD का आर्टिकल 8J ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करने की बात करता है. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और UPSC रेलेवेंस के लिए याद रखना दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244, 244A, PSA एक्ट 1996 और FRA 2006 गिव प्रोटेक्शन टू STs. Also, 22nd May was International Day for Biological Diversity with the theme Harmony with Nature and Sustainable Development. Awesome conclusion. Here is that FRA 2006 ने conservation को actually democratic और decentralized बना दिया. Okay, rapid fire cross questioning for the students. WPA 1972 और Project Tiger का local communities पर क्या impact पड़ा? Massive displacements हुए. FRA 2006 ने forest governance में क्या बदलाव किया? It linked Adivasis' rights directly to Gram Sabhas. CBD का Article 8J किस बारे में है? Is for preserving traditional knowledge. UNDRIP 2007 पर इंडिया का क्या स्टैंड था? Voted in favor, but considers all Indians indigenous. कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करते हैं? Articles 244 and 244A. Great. Now pause and practice saying FRA 2006 empowers Gram Sabhas. In short, FRA 2006 changed the colonial mindset and started community-based conservation. Moving on.
टॉपिक नेम इज द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क और KMGBF. Broad micro theme is Global Targets for Biodiversity Protection. सिंपली पुट, ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है टू सेव 30% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी बाय 2030. Imagine the whole world coming together and deciding to keep 30% of the earth completely safe. एक global saving account की तरह. सो इंट्रो ये है कि CBD COP15 जो 2022 में हुआ, वहां KMGBF को अडॉप्ट किया गया. Background is simple. Biodiversity is vanishing rapidly, so a global action plan was urgently needed. इसका कोर लॉजिक इंक्लूड्स 4 गोल्स और 23 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स. सबसे क्रूशियल है टारगेट 12 फॉर अर्बन ग्रीन ब्लू स्पेसेस और 30 by 30 टारगेट. यानी 2030 तक 30% टेरेस्ट्रियल और मरीन एरियाज को प्रोटेक्ट करना. ये SDG गोल 11 के साथ परफेक्टली अलाइन करता है. और इसमें IPLCs मतलब इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज का इंक्लूजन मैंडेटरी है. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज दैट इट प्रमोट्स OECMs, मतलब अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स. इंडिया जल्द ही OECM गाइडलाइंस रिलीज करेगा. जिसके 4 क्राइटेरिया हैं. 1 प्रोटेक्टेड एरिया नहीं होना चाहिए. 2 IPLCs समेत रिकग्नाइज्ड बॉडी द्वारा गवर्नड हो. 3 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सपोर्ट करे. और 4 इकोसिस्टम या कल्चरल वैल्यूज प्रोटेक्ट करे. So, conclusion is that the 30 by 30 target is the most critical step for the Earth's future. Quick questions now. KMGBF को किस इवेंट में अडॉप्ट किया गया था? CBD COP15 2022 में 30 by 30 टारगेट क्या है? protecting 30% land and marine area by 2030. KMGBF में टोटल कितने टारगेट्स हैं? 23 global biodiversity targets. OECM का फुल फॉर्म क्या है? Other effective area-based conservation measures. OECM के 4 क्राइटेरिया में से एक स्पेसिफिक क्या है? It should not be a legally protected area. Awesome. Now practice saying 30 by 30 target means protecting 30% by 2030. In short, KMGBF is a master plan to save biodiversity by 2030, where OECMs play a huge role. Next up, topic name is further developments. Broad micro theme is institutionalizing indigenous rights. This is about the latest updates from CBD COP16 और इंडिया का नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान. एक माइक्रो स्टोरी सोचो. जैसे किसी कंपनी में एम्प्लॉइज के लिए परमानेंट यूनियन बन जाए, वही UN ने IPLCs के लिए किया है. A permanent body. इंट्रोडक्शन देखें तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स पर बायोडाइवर्सिटी स्टेप्स अग्रेसिवली अपडेट हो रहे हैं. Background is that IPLC rights needed permanent global recognition. Temporary से काम नहीं चल रहा था. Core logic is CBD COP16 created a permanent body to sustain IPLC rights under Article 8J. UN conventions की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में इंडिया की अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान यानी NBSAP ने भी 2030 के लिए 23 टारगेट्स आउटलाइन किए हैं. Conclusion here is that indigenous rights are finally getting massive global institutional support. Let us hit the questions. CBD COP16 में क्या historic step लिया गया? A permanent body was created for IPLC rights. ये बॉडी किस आर्टिकल के अंडर बनी है? Under Article 8J. क्या UN कन्वेंशंस में ऐसा पहले कभी हुआ है? No, this is the very first time. इंडिया की NBSAP में 2030 के लिए कितने टारगेट्स हैं? 23 targets. NBSAP का फुल फॉर्म क्या है? National Biodiversity Strategy and Action Plan. Brilliant. Now practice saying COP16 created a permanent body for IPLC rights. In short, इंडिया और ग्लोबल कम्युनिटी दोनों 2030 टारगेट्स अचीव करने के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं. Okay. Let us jump to the next one. Topic name is ex post facto clearances. Broad micro theme is the illegality of retrospective environmental approvals. Explanation बहुत स्ट्रेट है. सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रोजेक्ट्स को बैन किया है जो बिना परमिशन स्टार्ट होते हैं एंड बाद में क्लियरेंस मांगते हैं. Imagine, आप म्यूनिसिपैलिटी की परमिशन के बिना एक ह्यूज घर बना लो और बनने के बाद बोलो कि अप्रूवल दे दो. SC said absolutely not for environmental cases. Intro is that SC recalled the center's decision that granted retrospective ECs, यानी environmental clearances. बैकग्राउंड में बहुत सारे मैसिव बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पहले स्टार्ट हो जाते थे और फॉर्मेलिटीज बाद में क्लियर करते थे. For logic is SC called this gross illegality or anathema. EPA 1986 और EIA 1994 और 2006 notifications are purely based on prior environmental clearance. Right. बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बिना असेसमेंट के स्टार्ट ही नहीं हो सकते. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में कॉमन कॉस्ट 2017 और Alembic Pharmaceuticals 2020 केसेस आर लैंडमार्क जजमेंट्स. इन केसेस ने पोस्ट फैक्टो EC को कंप्लीटली इम्परमिसिबल बना दिया. कंक्लूजन इज एनवायरमेंटल डैमेज बाद में कॉम्पेंसेट नहीं हो सकता, पहले ही रोकना जरूरी है. क्वेश्चंस टाइम. SC ने एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस को क्या टर्म्स दिए? ग्रॉस इलीगैलिटी और एनाथेमा. EPA 1986 और EIA नोटिफिकेशंस किस कोर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं? प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर. क्या लार्ज प्रोजेक्ट्स बिना असेसमेंट के स्टार्ट हो सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट. स्ट्रिक्टली इलीगल. कॉमन कॉज 2017 केस किस इशू से रिलेटेड है? मेकिंग पोस्ट फैक्टो EC इम्परमिसिबल. Alembic Pharmaceuticals 2020 केस का वर्डिक्ट क्या था? Retrospective clearance is not valid where prior EC is mandatory. Perfect. Practice saying
Prior clearance is mandatory under EPA 1968. In short, पहले काम और बाद में permission is fully banned by the Supreme Court in environmental matters. Now let us move to topic name is Aravalli Hills. Broad micro theme is measuring mountains and forest cover stats. Ye segment defines the Aravalli conflict around the 100-meter height rule and ISFR 2023 report. सोचो अगर एक पहाड़ ऊंचे प्लेटो पर है तो हाइट प्लेटो से मेजर होगी या सी लेवल से. This is the exact local profile versus lowest elevation debate. Intro is shocking. Government declared that Aravalli Hills below 100 meters will have no mining restrictions. बैकग्राउंड ये है कि इस मेजरमेंट रूल के अंडर 90% अरावली रेंज इस थ्रेशोल्ड के नीचे आ जाती है. कोर लॉजिक देखते हैं. अरावली स्ट्रेच करती है गुजरात से दिल्ली तक. 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और थार डेजर्ट को एक्सपैंड होने से रोकती है एज एन इकोलॉजिकल बैरियर फॉर इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स. चंबल, साबरमती और लूनी रिवर्स का सोर्स है. FSI ने राजस्थान के लिए 115 मीटर्स लोवेस्ट एलिवेशन रेकमेंड किया था, पर गवर्नमेंट ने लोकल प्रोफाइल चुना, मतलब जस्ट द इमीडिएट सराउंडिंग एरिया. सो अगर सराउंडिंग ऑलरेडी हाई है तो द हिल डज नॉट काउंट एज 100 meters. Real world impact is massive. Along with this, ISFR 2023 shows India's green cover is 25.17%. Total forest is 21.76%. But the shocking part is between 2021 and 2023, forest cover grew only 0.05%, and we lost 3,913 square kilometers of dense forest. That is an area larger than Goa, just gone. FSI की 2010 definition थी slope more than 3 degrees and 100-meter foothill buffer. नई definition says Aravalli Hill is equal or more than 100-meter elevation above local relief. Conclusion is this definition change opens up mining while dense forests are rapidly dropping. Questions. नई definition के according Aravalli Hill किसे माना गया है? Landform with 100 meters or more height from the local relief. Height measure करने के लिए government ने क्या reference लिया? Lowest elevation के बजाय local profile को. ISFR 2023 के हिसाब से इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना परसेंट है? 21.76%. अरावली किस मेजर रिवर्स का सोर्स है? चंबल, साबरमती एंड लूनी. 2021 से 2023 के बीच कितना डेंस फॉरेस्ट गायब हुआ? 3,913 स्क्वायर किलोमीटर्स. गोवा से भी बड़ा एरिया. Practicing local profile measurement excludes many hills from Aravalli. इन शॉर्ट अरावली की नई लोकल प्रोफाइल डेफिनेशन माइनिंग को बूस्ट कर सकती है, while ISFR data shows a huge drop in dense forests. Which brings us to topic name renewed judicial review. Broad micro theme is Supreme Court intervention on Aravalli mining. SC basically stopped this 100-meter definition from being implemented. माइक्रो स्टोरी ये है कि जैसे रेफरी गेम के बीच में टाइम आउट लेकर रूल्स चेक करे, SC is pausing the game to check the environmental impact. Intro is that SC kept the 100-meter definition judgment in abeyance. Background is environmentalists raised massive concerns leading to this intervention. Core logic is SC proposed a high-powered committee. Court specifically directed कि बिना उनके prior approval के कोई नई या renewed mining lease grant नहीं होगी. Real world impact means the committee will investigate if even regulated mining causes adverse ecological consequences. Conclusion is the judiciary is acting as a strong shield for environmental protection. Cross questions. SC ने 100-meter definition पर क्या action लिया? Judgment को abeyance में रखा. Mining lease के लिए SC ने क्या direct किया? No lease without prior court approval. नई कमेटी का main task क्या होगा? To check if regulated mining also causes ecological damage. Abeyance का legal context में क्या मतलब होता है? Keeping a decision or rule on hold temporarily. क्या current mining leases automatically renew हो सकती हैं? No prior approval from the court is strictly mandatory. Good practice saying SC ordered no fresh mining leases without prior approval. In short, Supreme Court is highly cautious about Aravalli mining and is investigating impacts via a new committee. दोस्तों यहाँ पर हमारे listeners के लिए एक छोटा सा pause. नजरें स्क्रीन पर. क्या हमने नोटिस किया कि कैसे एक टाइनी लोकल प्रोफाइल डेफिनेशन पूरे के पूरे पहाड़ को लीगल प्रोटेक्शन से गायब कर सकती है? अगर आपको ये आहा मोमेंट्स पसंद आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें. हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करें ताकि इन सभी कॉम्प्लेक्स यूपीएससी टॉपिक्स के डिटेल्ड नोट्स आपको आसानी से मिल सकें. सपोर्ट करते रहें सो वी कैन कीप ब्रिंगिंग यू दीज डीप डाइव्स. Great stuff. Let us get back. Topic name is Aravalli Safari Project. Broad micro theme is the mega safari park conflict. Haryana government is building the world's largest safari park and it is crashing directly into Forest Conservation Act FCA rules. Imagine एक ड्राई रीजन जहां फॉरेस्ट सिर्फ 3.6% है, वहां आप 3,858 हेक्टेयर्स का मेगा सफारी पार्क बना रहे हो ऑन द ओल्डेस्ट माउंटेन फोल्ड, लार्जेस्ट सफारी पार्क. Core logic is this location falls under the forest category, so it is protected under the Forest Conservation Act 1980. और हरियाणा में ऑलरेडी फॉरेस्ट कवर सिंपली अबिस्मल है at 3.6%. Real world impact is Aravalli also gets protection from PLPA, यानी Punjab Land Preservation Act 1900. इसके special sections 4 and 5 clearly restrict breaking of land for non-agricultural use. Conclusion is this is the classic debate of tourism and development versus pure ecological preservation.
Let us do the questions. अरावली सफारी पार्क किन डिस्ट्रिक्ट्स में बन रहा है? Gurugram and Nuh में. हरियाणा का फॉरेस्ट कवर अप्रोक्सीमेटली कितना है? Very low at just 3.6%. ये प्रोजेक्ट किस एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड पर है? Forest Conservation Act 1980. पीएलपीए का फुल फॉर्म क्या है? Punjab Land Preservation Act 1900. पीएलपीए के सेक्शंस 4 and 5 क्या रिस्ट्रिक्ट करते हैं? Breaking of land for non-agricultural purposes. Excellent. Practice saying Aravali Safari Project conflicts with FCA 1980 and PLPA 1900. In short, Haryana ka massive dream project is stuck in conflict with strong forest protection laws. Moving forward to topic name, Aravali Green Wall Project. Broad micro theme is India Great Green Barrier. Inspired by African Great Green Wall, India is building a 5-kilometer wide green buffer to stop the Thar Desert. जैसे एक मैसिव फोर्ट की वॉल एनिमीज को रोकती है, वैसे ही ट्रीज की ये वॉल डेजर्ट सैंड को दिल्ली और हरियाणा में आने से रोकेगी. Intro is PM Modi launched this on World Environment Day, 5th June. Background is the eastward expansion of Thar Desert is a huge critical threat. Our logic is this project started in 2023 to cover 6.45 million hectares. It creates a 5-kilometer buffer zone. This will help India's climate goal of creating an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion ton CO2 equivalent. Aravali actually runs 700 kilometers from Champaner in Gujarat to Delhi, Haryana. And it supports Luni, Banas and Sabarmati rivers. Real-world impact includes promoting water conservation and banning single-use plastic. India committed to restore 26 million hectares of degraded land by 2030. इसको UNCCD COP16 रियाद में प्रेजेंट किया गया था. ये 29 डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रीन कॉरिडोर्स बनाएगा. Conclusion is, this is India's most ambitious ecological defense against desertification. Time for questions. Aravali Green Wall project का buffer zone कितना चौड़ा है? 5 kilometers wide. इंडिया का एडिशनल कार्बन सिंक गोल कितना है? 2.5 to 3 billion ton CO2 equivalent. 2030 तक इंडिया कितनी डिग्रेडेड लैंड रिस्टोर करेगा? 26 million hectares. इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली कहां इंट्रोड्यूस किया गया था? UNCCD COP16 रियाद. अरावली किन रिवर्स को स्पेसिफिकली सपोर्ट करती है? लूनी, बनास एंड साबरमती. Great. Practicing green wall aims to restore degraded land and prevent desertification. In short, the Green Wall is a 5-kilometer eco buffer to boost carbon sink and halt the desert. Topic name is stone quarries in Kerala. Broad micro theme is the unintended consequences of bans. This section shows why stone quarries exploded in Kerala, along with some critical miscellaneous facts. स्टोरी ये है कि जब आप रिवर सैंड निकालना बैन करते हो तो बिल्डर्स पहाड़ तोड़ने लगते हैं. Fixing one issue created a bigger monster. Intro is, in 2016, Kerala banned river sand mining to save rivers. Background is construction sector desperately needed sand, so they found an alternative. Core logic is they started crushing hard rocks like granite to make M sand or manufactured sand. Result ये हुआ कि strictly in 2016, stone quarries area saw a massive 174% expansion. Real world impact includes some crucial UPSC facts mentioned in the source. Aravali की highest peak, Guru Shikhar है in Sirohi, Rajasthan. SC banned mining within 1 kilometer of national parks and sanctuaries. SC asked Centre and Bihar for a report on Ganges encroachment and dolphin threats. PM Modi planted Bixa orellana, meaning Sindoor or Anato plant on Environment Day. Tamil Nadu declared a greater flamingo sanctuary in Ramanathapuram under Central Asian Flyway. Conclusion is, policy making requires understanding the chain reaction of cause and effect. Questions. केरला में 2016 सैंड माइनिंग बैन का क्या मैसिव इफेक्ट हुआ? Demand for M sand spiked, leading to a 174% expansion in stone quarries. अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है? Guru Shikhar in Sirohi, Rajasthan. एससी ने नेशनल पार्क्स के कितने रेडियस में माइनिंग बैन की है? Within a 1 kilometer radius. बिक्सा ओरेलाना क्या है जो पीएम मोदी ने प्लांट किया? It is the Sindoor Oranato plant. तमिलनाडु ने रिसेंटली कौन सी नई सैंक्चुरी डिक्लेयर की है? Greater Flamingo Sanctuary in Ramanathapuram. Now practice saying Bixa orellana is scientifically known as the Sindoor plant. In short, saving rivers in Kerala destroyed hills for M sand, while SC tightens grip on eco-sensitive zones. That leads naturally to topic name Green India Mission. Broad micro theme is India Core Climate Strategy. GIM is India's national mission to fight climate change through afforestation. जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए 8 सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल बनाता है, इंडिया ने 8 मिशंस बनाए जिसमें एक GIM है. Intro is GIM is a central pillar of India climate change combat strategy. Background is it launched in 2014 under NAPCC, yani National Action Plan on Climate Change, as one of the 8 missions. Core logic is aiming to increase forest or tree cover on 5 million hectares and improve forest quality on another 5 million hectares. Revised roadmap now strictly targets land degradation and desertification. Real world impact is India's massive 26 million hectare restoration pledge by 2030. ये मिशन फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज की लाइवलीहुड्स को भी एनहांस करता है. Conclusion.
is GIM is not just planting trees, it is full ecosystem revival. Cross questions. ग्रीन इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2014 में किस नेशनल प्लान का हिस्सा है ये? NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज GIM का 5 मिलियन हेक्टेयर्स का डबल टारगेट क्या है? इंक्रीज ट्री कवर ऑन 5 million and improve quality on another 5 million रिवाइज्ड रोड मैप अब किस नई चीज पर फोकस कर रहा है? लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन पर इंडिया ने 2030 तक कितनी डिग्रेडेड लैंड रिस्टोर करने का प्रॉमिस किया है? 26 million hectares Practice saying GIM aims to increase forest cover on 5 million hectares. short GIM is the master plan that transforms 26 million hectares of degraded land by 2030 Topic name manufactured sand. broad micro theme is sustainable construction material M sand is an eco-friendly crushed rock alternative to river sand. रिवर सैंड नेचुरली राउंड होती है सो सीमेंट ग्रिप वीक होती है एम सैंड के पार्टिकल्स क्यूबिकल होते हैं एक्टिंग लाइक लेगो ब्लॉक्स फॉर सुपर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स Intro is M sand usage is skyrocketing to replace scarce natural river sand. बैकग्राउंड इज रिवर माइनिंग बैंड्स प्रैक्टिकली फोर्स द मार्केट टू अडॉप्ट इट Core logic is M sand is manufactured by mechanically crushing hard granite or rocks. As a result, its particles are cubical and highly angular. Real-world impact is this shape provides vastly superior interlocking. इसमें natural sand के मुकाबले impurities almost zero होती हैं and consistency is perfect. Conclusion is, M-Sand is a smart engineering solution to save dying rivers. Questions. M-Sand exactly कैसे बनती है? By mechanically crushing hard granite or rocks. Why is it considered superior for construction? Because the cubical and angular particles interlock better. Natural sand के comparison में इसमें क्या missing होता है? Impurities are very low. Is it genuinely an eco-friendly alternative? Yes, because it saves riverbeds from destruction. What is its primary usage sector? The construction sector to replace river sand. Practice saying M sand has cubical and angular particles for better interlocking. In short, M sand improves construction quality while legally saving rivers from sand mafias. Next topic name is CITES-Vantara. Broad micro theme is wildlife trade and regulation. CITES ने इंडिया को endangered animals के import पर strict due diligence की advice दी है, linked to Jamnagar Vantara project. Imagine importing a rare species, but a global watchdog steps in and says, wait, show me the complete origin and trace paperwork. Intro is CITES Convention on International Trade in Endangered Species recommended halting some import permits for India. Background is, this came right after a CITES committee visited the Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Center, GZRRC in Jamnagar, which is part of Reliance Vantara. Core logic is, Vantara includes RKWT, Radhakrishna Temple, Elephant Welfare Trust. Committee raised concerns over the origin of animals and the due diligence by India. CITES is the top global wildlife agreement with 3 appendices. Appendix I means species threatened with extinction, जैसे gorillas and Indian lions. Trade is only for exceptional cases. Appendix 2 means trade control is needed for survival, like hippopotamus. Appendix 3 means protected in at least one specific country, like Bengal fox. Real-world impact is CITES does not blindly ban trade. Its main goal is stopping trafficking by demanding proper records and absolute traceability. Conclusion is, international transparency is totally non-negotiable, even in wildlife rescue. Questions for this. CITES का full form क्या है? Convention on International Trade in Endangered Species. CITES कमेटी ने जामनगर में किस फैसिलिटी का विजिट किया? GZRRC जो वंतारा प्रोजेक्ट का पार्ट है. Extinction की थ्रेश वाली स्पीशीज किस अपेंडिक्स में है? Appendix I में. Does CITES completely ban all cross-border commercial transactions? No, it strictly enforces proper recording and traceability. Indian lion CITES के किस अपेंडिक्स में listed है? Appendix I. Practice saying Appendix I includes species threatened with extinction. In short, CITES inspection basically told India to tighten the paperwork and traceability for massive wildlife imports. Topic name is Cold Desert Biosphere Reserve. Broad micro theme is India's newest high-altitude UNESCO site. Himachal Pradesh का Cold Desert is officially the 13th Indian reserve in the UNESCO network. बर्फीले पहाड़ और freezing winds जहां snow leopard rule करता है. Now it is globally recognized. Intro is UNESCO added the Cold Desert Biosphere Reserve to its network. Background is it joins as the 13th reserve from India into the World Network of Biosphere Reserves, WBNR, approved in Paris at the 37th MAB session. Core logic is, this is in Lahol Spiti district, Himachal, covering Baralacha Pass, Bharatpur, Sarchu. It includes Pin Valley National Park, Kibber Wildlife Sanctuary, and Chandratal Wetland, one of the coldest, driest ecosystems on Earth. Real-world impact revolves around the flagship species, the snow leopard. Its main prey base is the blue sheep or bharal, numbering over 800. MAB program started in 1975,
focusing heavily on including local communities and conservation. Conclusion is extreme high altitude ecosystems are finally getting top tier global priority. Cross questions. इंडिया का 13th WBNR रिजर्व कौन सा बना है? Cold Desert Biosphere Reserve. ये रिजर्व जियोग्राफिकली किस स्टेट में है? Lahaul Spiti in Himachal Pradesh. यहाँ की फ्लैगशिप प्रेडेटर स्पीशीज कौन सी है? The snow leopard, hunting blue sheep. इस रिजर्व में कौन सा नेशनल पार्क और वेटलैंड आते हैं? Pin Valley National Park and Chandratal Wetland. यूनेस्को का MAB प्रोग्राम किस कोर फिलॉसफी पर काम करता है? Improving relationships between people and ecosystems through local inclusion. Practice saying, Cold Desert in Himachal is India's 13th UNESCO Biosphere Reserve. In short, Himachal Extreme Cold Desert is now a UNESCO shield for snow leopards and local tribes. Topic name Kilimanjaro. Broad micro-theme is Human Threats to Africa's Highest Peak. अफ्रीका की सबसे ऊंची पीक किलिमंजारो की बायोडाइवर्सिटी को क्लाइमेट चेंज से ज्यादा ह्यूमन से खतरा है। एक 5,895 मीटर टॉल वोल्केनो मेल्ट हो रही आइस से नहीं, बल्कि लोकल फार्मिंग और एक्सपैंडिंग टाउन से रैपिडली डिस्ट्रॉय हो रहा है। In short, Kilimanjaro is the highest peak in Africa at 5,895 meters. Background is, it is a completely dormant stratovolcano located in Tanzania. Core logic brings a massive surprise. The biggest threat to its biodiversity is actually adverse human activity, not just climate change. Savannas on lower slopes are being rapidly replaced by farms and towns, causing a 75% loss of native plant species since 1911. Real-world impact is it is the highest freestanding mountain globally, not part of a mountain range. A World Heritage Site since 1987, it hosts 50,000 climbers a year, mostly via Marangu and Machame routes. Conclusion is, localized human encroachment can destroy an ecosystem way faster than global warming. Let us test the students. किलिमंजारो को सबसे बड़ा रैपिड थ्रेट किस चीज से है? Adverse human activity and encroachment, 1911 के बाद से वहां कितनी % नेटिव प्लांट स्पीशीज लॉस्ट हो चुकी हैं? 75%. जियोलॉजिकली किलिमंजारो क्या है? A dormant stratovolcano and the highest freestanding mountain. ये माउंटेन किस कंट्री में लोकेटेड है? Northeastern Tanzania में. क्लाइंबर्स के बीच सबसे फेमस रूट्स कौन से हैं? Marangu and Machame routes. Practicing. Mount Kilimanjaro is a dormant stratovolcano in Tanzania. In short, Africa Pride Kilimanjaro is literally being farmed to death at its base. Moving to topic name, urban biodiversity. Broad micro-theme is greening our growing cities. We need to urgently measure and boost biodiversity inside concrete jungles. बिना पेड़ के शहर heat islands बन जाते हैं, with temperatures 5 degrees higher than surrounding villages. Intro says, by 2050, 70% of the global population will live in cities, making green spaces hypercritical. Background is frightening. India ka average urban forest cover is barely 10.26%. Core logic is urban trees significantly mitigate the urban heat island effect, absorb massive pollution, and control floods. The City Biodiversity Index, also known as Singapore Index, is the first tool globally for cities to self-assess conservation efforts. Real-world impact is, it uses 23 strict indicators for native biodiversity and ecosystem services. Indian cities like Kochi, Gangtok, and Nagpur have actively adopted local biodiversity strategies and action plans, LBSAPs. Conclusion is trees in cities are basically survival infrastructure, not just decorations. Questions. इंडिया में एवरेज अर्बन फॉरेस्ट कवर कितना है? Only 10.26%. सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स का पॉपुलर ऑल्टरनेटिव नाम क्या है? The Singapore Index. ये इंडेक्स इफेक्टिवली क्या मेजर करता है? It helps cities evaluate and monitor their biodiversity conservation. इस मॉनिटरिंग के लिए कितने इंडिकेटर्स हैं? 23 indicators. किन इंडियन सिटीज ने LBSAPs efficiently अडॉप्ट किए हैं? Kochi, Gangtok, and Nagpur. Practicing, Singapore Index evaluates urban biodiversity conservation. In short, Indian cities are using the Singapore Index to fix their dangerously low 10% green cover. Topic name, overfishing. Broad micro-theme is the bycatch and juvenile fishing crisis. इंडिया की मरीन फिशिंग मैक्सिमम लिमिट हिट कर चुकी है एंड मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स आर वाइपिंग आउट द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ फिश. सिर्फ 1 किलो श्रिम्प पकड़ने के लिए 10 किलो दूसरी फिश जाल में मर जाती हैं and are thrown away. This nightmare is called bycatch. Intro is, India marine capture fisheries have plateaued at 3 to 4 million tons a year, reaching maximum sustainable yield. Background shows deep inequality. 90% traditional fishers bring in just 10% catch, while mechanized operations dominate everything. 75% fishers are below the poverty line. Core logic exposes the bycatch crisis. Shrimp trawlers discard 10 kilos of marine life for 1 kilo of shrimp. Due to extremely small meshes under 25 millimeters, juvenile fish are trapped, wiping out sardine and mackerel populations. Real-world impact is the FMFO fish meal and fish oil industry buys these juvenile fish for export, destroying the domestic nutritional resource base. Every coastal state has its own Marine Fisheries Regulation Act, MFRA, but enforcement is weak.
Conclusion is juvenile fishing will cause an irreversible ecosystem collapse in our oceans very soon. Questions. इंडिया की मरीन कैप्चर फिशरीज किस लेवल पर प्लेटो कर चुकी हैं? At 3 to 4 billion tons per year, What exactly is the bycatch crisis? killing and discarding 10 kilos of marine life just to catch 1 kilo of shrimp, मेश का साइज क्या है जो जुवेनाइल फिशिंग को अलाउ कर रहा है? less than 25 millimeters. कौन सी स्पेसिफिक फिश स्पीशीज सबसे सिवियर थ्रेट फेस कर रही हैं? Sardine and mackerel FNFO इंडस्ट्री बेसिकली क्या करती है? uses tiny juvenile fish to make fish meal and fish oil for export. Practice saying bycatch from shrimp trawlers harms juvenile fish populations. In short, massive trawlers and the FNFO industry are literally vacuuming the ocean of its future fish. Topic name urban forests. Broad micro-theme is ecological buffers in concrete jungles. Urban forests are the surviving patches of woods acting as city lungs. अगर दिल्ली का रिज या मुंबई का आर्य फॉरेस्ट नहीं बचेगा तो सिटीज लिटरली चोक हो जाएंगी. Intro highlights. Kancha Gichiboli in Hyderabad, Are in Mumbai, Turahalli in Bengaluru, and Ridge in Delhi as vital ecological buffers. Background is NFP 1988 and GIM 2014 pushed heavily for urban greening. Smart cities and AMRUT missions now integrate these ecological principles. Core logic is rooted in the landmark Supreme Court Godavarman case of 1996, which broadened the definition of forest, initiating state-wise mapping of these crucial green zones. Real-world impact ties to the Constitution. Article 21, Right to Life, Article 48A and 51AG mandate environmental protection. MoF NCC launched Nagar Van Yojana in 2020, targeting the creation of 1,000 urban forests by 2027. Conclusion is urban forests are legally protected survival zones. Let us test. Delhi और मुंबई के famous urban forests के क्या नाम है? Region Delhi and Aryan Mumbai. किस लैंडमार्क केस ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन को लीगली ब्रॉड किया? The Godavarman case, 1996. कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल क्लीन एनवायरनमेंट को राइट टू लाइफ से लिंक करता है? Article 21, नगर वन योजना का लॉन्च ईयर और फाइनल टारगेट क्या है? launched in 2020 aiming for 1,000 urban forests by 2027. क्या AMIUT मिशन अर्बन इकोलॉजी सपोर्ट करता है? Yes, it completely integrates ecological principles into urban planning. प्रैक्टिस सेइंग नगर वन योजना टारगेट्स 1000 urban forests by 2027. In short, from the Godavarman ruling to Nagar Van Yojana, these urban forests are legally recognized lifelines. Topic name definition of forest. Broad micro-theme is the legal battle over what counts as a forest. जंगल किसे कहेंगे? The lack of a uniform definition is putting places like Aravali in extreme danger under new state rules. अगर 1 हेक्टेयर जमीन पर 10% ट्री कैनोपी है तो इंडिया असेसमेंट उसे फॉरेस्ट मानता है, पर हरियाणा गवर्नमेंट कहती है नहीं, कम से कम 5 हेक्टेयर्स होना चाहिए. That is a massive loophole. Intro is Haryana recently defined the dictionary meaning of forest, causing environmentalists to panic over the Aravali Ridge losing protection. Background is, in 2024, the Supreme Court essentially ordered all states to strictly define what constitutes a forest. Core logic is heavily contrasting. Haryana says minimum 5 hectares isolated or 2 hectares if attached to notified forest, plus a canopy density of 40% or more. India National Assessment and FAO define it as just 1 hectare and 10% canopy cover, excluding agriculture. Real-world impact involves constitutional history. Indian Forest Act 1927 does not define it. Post-independence, forests were in the state list, causing heavy degradation. The 42nd Amendment in 1976 moved it to the concurrent list. FCA 1980 regulates non-forestry use. Godavarman 1996 created deemed forests. And remember, PM 2.5 is the most dangerous air pollutant here. ISFR defines dense forest as 40% plus canopy. Conclusion is technical definitions decide whether a land is preserved or completely bulldozed for mining. Questions. हरियाणा के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट बनने के लिए कैनोपी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 40% or more. FAO फॉरेस्ट को मिनिमम कितना एरिया और कैनोपी डिफाइन करता है? 1 hectare land and 10% canopy cover. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ने फॉरेस्ट की लिस्ट कैटेगरी को कैसे चेंज किया? Moved it from state list to concurrent list. FCA 1980 का नया लीगली अपडेटेड नाम क्या है? वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980. ISFR स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी डेंसिटी क्या है? Equal to or greater than 40%? Practicing 42nd Amendment moved forests to the concurrent list in 1976. In short, the massive gap between dictionary meaning and legal definitions puts sensitive zones like Aravali at huge risk. Topic name FRA versus tree cover. Broad micro-theme is the impact of rights on forest cover. We are looking at the direct statistical connection between Forest Rights Act implementation and dropping forest cover. जब आदिवासियों को लीगली घर और खेत बनाने का राइट मिलता है तो सैटेलाइट इमेजरी ऑब्वियसली वहां ट्री कवर ड्रॉप दिखाएगी. Intro is ISFR 2023 actually cited FRA implementation as a key reason for negative changes in forest cover. Background is FRA 2006
effectively granted historical land titles to Adivasis. Core logic is when rights are granted, local clearing for basic survival happens. FSI, Forest Survey of India, detects this via satellites. FSI was formed under MoEF in 1981, succeeding PISFR 1965, which ironically searched for raw material for wood-based industries under FAO and UNDP. Real-world impact is the ultimate policy challenge, balancing rigid conservation data with fundamental tribal rights. National Commission on Agriculture recommended FSI in 1976. Conclusion is satellite data does not tell the human story of basic legal habitation. Let us review. ISFR 2023 ने फॉरेस्ट कवर ड्रॉप का एक मेजर रीजन किसे साइट किया? Implementation of the Forest Rights Act FRA FSI एग्जैक्टली किस साल में एस्टैब्लिश हुआ था? in 1981. FSI की प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? PISFR formed in 1965. PISFR का प्राइमरी हिस्टोरिकल गोल क्या था? Finding raw material availability for wood-based industries. Agriculture in 1976. Practice saying FSI was established in 1981 under the MoEF. In short, satellite data shows minor tree cover drops due to FRA, raising the intense debate between raw conservation and human rights. Topic name FRA-Hasdeo Arand-Coal. Broad micro theme is revoking forest rights for mining. Chhattisgarh High Court basically validated revoking tribal forest rights just to allow massive coal mining. Imagine, पहले गवर्नमेंट आपको लीगल ओनरशिप राइट्स दे और कुछ साल बाद कोल निकालने के लिए वही राइट ऑफिशियली कैंसिल कर दे. Intro is Chhattisgarh High Court dismissed a critical petition against cancelling community forest rights in the Hasdeo Arand forest. Background is this dense forest hosts Adani Enterprises, Parsa East and KT Basin coal mine project. Call logic centers on Ghatbara village. They got rights under FRA 2006. This court ruling for the first time legally answers if FRA rights can be abruptly revoked or cancelled. Real-world impact is intense. FRA 2006 explicitly has absolutely no legal provision or measure for revoking rights, yet the court approved it. Conclusion is community rights are extremely fragile against mega mining interests. Questions: Hasdeo Arand forest conflict किस स्टेट का मेजर इशू है? छत्तीसगढ़. वहां स्पेसिफिकली कौन सी मेगा कोल माइंस ऑपरेट हो रही हैं? Parsa East and KT Basin coal mines. हाई कोर्ट का रीसेंट जजमेंट किस स्पेसिफिक डिस्प्यूट पर था? Revoking community rights granted under FRA 2006. क्या FRA 2006 में क्लियरली राइट्स कैंसिल करने का प्रोविजन है? No, the law has absolutely no explicit provision for it. ये क्रूशियल पिटिशन एक्चुअली किस विलेज के लोगों ने फाइल की थी? Villagers of Ghatbara. Hasdeo Arand coal mine issue involves the revocation of FRA rights. In short, Hasdeo Arand proves that even legally granted FRA rights can be crushed under the weight of major coal projects. Topic name FRA versus FCA. Broad micro theme is conflicting laws on forest dwellings. Here we see the direct legal crash between Forest Rights Act and Forest Conservation Act regarding building permanent concrete homes. एक ट्राइबल फैमिली को FRA में जमीन मिली. अब वो PM आवास स्कीम में ब्रिक हाउस बनाना चाहते हैं, पर FCA लीगली उन्हें ब्लॉक कर देता है, saying no concrete allowed. Intro is Supreme Court strictly noted this direct paralyzing conflict between FRA and FCA. Background is PVTG, particularly vulnerable tribal groups, villagers in Binega, Madhya Pradesh, desperately want to build pakka homes on their forest land. Core logic is SC clarified FRA 2006 permits some non-forestry activities for basic facilities, but explicitly building pakka housing is not one of them. Meanwhile, Section 2 of FCA 1980 strictly blocks any non-forestry use without the central government prior approval. Real-world impact is massive delay. SC ordered the government to urgently find a legal pathway so tribals can get PM Awas homes without technically violating FCA. Conclusion is, when two major laws collide, ground-level development completely stops. Let us do the questions. SC में किन दो specific laws के बीच conflict identify किया? FRA 2006 और FCA 1980 के बीच. बिगैला मध्य प्रदेश में PVTG विलेजर्स क्या कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे? Pakka homes under the PM Awas scheme. क्या FRA 2006 लीगली पक्का हाउस कंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली अलाउ करता है? No, it does not. FCA 1980 का सेक्शन 2 स्पेसिफिकली क्या रिस्ट्रिक्ट करता है? Non-forestry use of forest land without prior central approval. PVTG का प्रिसाइज फुल फॉर्म क्या है? Particularly vulnerable tribal groups. Practice saying, Section 2 of FCA precludes non-forestry use without prior approval. In short, the legal maze between FRA and FCA is practically stopping Adivasis from getting their PM Awas permanent homes. Topic name FRA-CFR. Broad micro theme is who controls the community forests. The battle over community forest resource rights CFRR between the Gram Sabha and the mighty Forest Department. Logic says colony park की चाबी residents association के पास होनी चाहिए ना कि government बाबू के पास. Same with community forests. Intro is Chhattisgarh Forest Department declared itself the nodal agency for CFRR implementation, but heavy protests forced them to withdraw it. Background is the entire fundamental purpose of FRA was to completely undo colonial forest injustices. Core logic is CFRR under FRA 2006
empowers Gram Sabhas to independently manage customary forests. FRA vision is community-led forest management focused on local sustainable needs, not just commercial timber extraction. Gram Sabha plans must be completely integrated into, not subordinated to, forest department working plans. Real-world impact is a severe power struggle between rigid bureaucracy and democratic local governance at the absolute grassroots. Conclusion is, true forest protection works best when locals have real uncompromised control. Questions. छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किस राइट के लिए स्ट्रिक्टली खुद को नोडल एजेंसी डिक्लेयर किया था? CFRR, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स के लिए। CFR डायरेक्टली ग्राम सभास को क्या क्रूशल पावर देता है? तो लीगल पावर टू मैनेज देयर कस्टमरी फॉरेस्ट्स। FRA किस फिलॉसफी ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट को डीपली पुश करता है? कम्युनिटी लेड मैनेजमेंट। क्या ग्राम सभा प्लान्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंप्लीटली सबऑर्डिनेट होने चाहिए? नो, दे मस्ट बी ट्रीटेड एज इक्वल्स एंड इंटीग्रेटेड। FRA का हिस्टोरिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रिजॉल्व करना था? करेक्टिंग हिस्टोरिकल colonial forest injustices. Practice saying CFRR empowers Gram Sabhas to manage customary forests. In short, the Forest Department attempt to control CFRR was a direct violation of the FRA's core purpose, to empower Gram Sabhas. Topic name FRA portal. Broad micro-theme is digitizing forest rights. Government is launching a new massive online portal to process forest rights claims digitally. जैसे पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन ट्रैक होती है, अब ट्राइबल्स अपने लैंड टाइटल्स इजीली इस सेंट्रल पोर्टल पर ट्रैक कर पाएंगे। Intro is, the government is developing a national web portal for end-to-end forest rights recognition and management. Background is the old manual paper claim system was extremely slow and infested with heavy corruption. Core logic is, this portal acts as a single window platform for the entire FRA process, from the base Gram Sabha committees all the way up to state-level monitoring. It features digital title deeds, issuance, and stores all legacy data. Real-world impact is it will map potential future claims using the FRA Atlas. FRA officially recognizes 4 types of rights: individual, community, resource use, and habitation. The beta version of this digital system is currently called Tarang. Conclusion is, digitization will massively inject speed and absolute transparency into tribal rights. Let us test memory. Forest rights claims के इस नए पोर्टल के बेटा वर्जन का क्या नाम है? Tarang. ये पोर्टल इफेक्टिवली प्रोसेस वाइज क्या फंक्शन सर्व करेगा? It will be a completely unified single window platform. पोर्टल पर पोटेंशियल फ्यूचर क्लेम्स को मैप करने के लिए क्या इंटीग्रेटेड फीचर है? The FRA Atlas. FRA ऑफिशियली कितने डिफरेंट टाइप्स के राइट्स लीगली रिकॉग्नाइज करता है? 4 types: individual, community, resource use, and habitation rights. क्या ये पोर्टल कंप्लीटली ऑफिशियल डिजिटल टाइटल डीड्स इशू करेगा? Yes, absolutely. Practice saying, the beta version of the FRA portal is called Tarang. In short, Tarang portal will revolutionize and fast-track the entire FRA claims process through a single digital window. Topic name, Oran Forests. Broad micro-theme is sacred groves as protected forests. राजस्थान के sacred traditional groves finally getting official legal forest status. सोचो एक जंगल जिसे विलेजर्स अपने भगवान का घर मानते हैं। SC ने बेसिकली उस स्पिरिचुअल बिलीफ को लीगली फॉर्मल फॉरेस्ट टैग दे दिया। Intro is, SC aggressive directions Rajasthan officially started classifying Oran lands as legal forests. Background is these sacred groves have been fiercely protected by local communities for literally centuries. Core logic is, SC explicitly considered Oran lands as forests under FCA 1980. Once perfectly classified, these sacred groves will be formally notified as community reserves under the Wildlife Protection Act, WPA 1972. India globally holds an estimated 1 to 10 lakh sacred groves. Real-world impact is the NFP 1980 and the landmark Gauravarman case, which ruled recorded forest land is a forest regardless of ownership, highly motivate such community actions. Piplantri village in Rajasthan created lush groves entirely through community efforts. Key regional names: Devara Kodu in Karnataka, Kavu in Kerala, Sarna in Chota Nagpur, Ki Law Lingdo in Meghalaya, or Sabarkantha in Gujarat. Conclusion is this, perfectly unites deep spiritual faith with hardcore legal ecology. Questions. राजस्थान के इन हाईली प्रोटेक्टेड सेक्रेड ग्रोव्स को लोकली क्या कहते हैं? Orans or sacred groves? लीगल क्लासिफिकेशन के बाद ओरान्स को किस स्पेसिफिक एक्ट में प्रोटेक्ट किया जाएगा? Notified as community reserves under WPA 1972. इंडिया में ऑफिशियली एस्टिमेटेड सेक्रेड ग्रोव्स कितने हैं? 1 to 10 lakhs, the highest globally. मेघालय में इन सेक्रेड ग्रोव्स को स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है? Ki Law Lingdo. राजस्थान के किस विलेज ने कम्युनिटी एफर्ट्स से स्पेक्टेकुलर ग्रीन ग्रोव्स क्रिएट किए हैं? Piplantri village. Practice saying, Orans will be notified as community reserves under WPA 1972. In short, SC intervention officially elevates Rajasthan Orans to the heavily protected status of WPA 1972 community reserves. Topic name, Global Forest Resources Assessment, GFRA. Broad micro-theme is World Forest Rankings. FAO Global Status Report on Forests reveals exactly where India stands internationally. अगर पूरी दुनिया एक जायंट गार्डन है तो बिगेस्ट चंक रशिया और ब्राजील के पास है, बट इंटरेस्टिंगली इंडिया टॉप 3 ट्री प्लांटर्स में आ गया है। Intro is, according to the FAO GFRA report,
India jumped to the 9th rank in total forest area globally and completely maintained its 3rd rank in annual forest area gain. Background is FAO rigidly assesses this global data every 5 years. Total global forest is 4.14 billion hectares, covering 32% of global land, roughly 0.50 hectares per capita. CoreLogic shows the top 5 heavyweights. 1. Russia with 832 million hectares, 20%. 2. Brazil with 12%. 3. Canada, 9%. 4. USA, 7%. 5. China, 5%. India securely sits at 9th with 72.74 million hectares, representing exactly 2% of global forests. Deforestation globally is slowing, but we still lose an alarming 10.9 million hectares annually. Real-world impact is massive. From 2015 to 2025, India successfully added 191,000 hectares per year, a 0.27% gain, securing 3rd rank. China and Russia gained the most overall area, while Brazil, Angola, and Tanzania faced horrific losses. India's rapid growth is heavily driven by commercial plantation species like bamboo and rubber. 7 specific areas like Monaco and Nauru have zero forest. India was 10th back in 2015. Conclusion is India is definitely growing its green footprint, but heavily leaning toward commercial plantations rather than rich natural forests. Let us do the quiz. GFRA report exactly कौन publish करता है और कितने साल में? FAO publishes it strictly every 5 years. Total global forest area में इंडिया की exact current rank क्या है? 9th rank. Globally सबसे ज्यादा absolute forest area specifically किस country में है? Russia, holding 20% of global forests. Annual forest area gain में इंडिया efficiently किस rank पर है? 3rd rank globally. इंडिया में ये sudden forest growth artificially किन species के कारण है? Mostly massive plantations of bamboo and rubber. Practicing, India ranks 9th in total forest area and 3rd in annual gain. In short, FAO confirms India holds 2% of global forests and is expanding incredibly fast, though mostly through bamboo and rubber plantations. Topic name Animal Trophy. Broad micro-theme is legalizing inherited wildlife items. The strict laws around officially declaring inherited wildlife items like tiger skins or ivory. अगर आपके ग्रैंडफादर ने 1950 में एक डियर हॉर्न सजाया था और आज आप उसको अग्रेसिवली डिस्प्ले करते हो बिना डिक्लेयर किए, you can literally end up in jail. Intro is Section 40 of the WPA 1972 rigidly mandates the immediate declaration of all animal articles and trophies. Background is keeping hunted animal parts was a huge historical status symbol but is heavily criminalized now. CoreLogic demands that trophies of Schedule 1 critically endangered animals must have been formally declared to the Chief Wildlife Warden within exactly 30 days of the Act commencement. Real-world impact is devastating for violators. Possessing undeclared Schedule 1 animals or their derivatives invites 3 to 7 years of jail time and a minimum fine of 25,000 rupees. The government newly proposed amnesty scheme strictly benefits only legal heirs who hold valid official ownership licenses. Conclusion. Wildlife protection laws fiercely target historical inherited possessions just as active poaching. Questions. WPA 1972 का कौन सा specific section trophies का official declaration mandate करता है? Section 40. Schedule 1 animal offenses के लिए prescribed exact jail sentence क्या है? 3 to 7 years in jail. What is the absolute minimum monetary fine for this specific crime? 25,000 rupees. Trophies officially किसके पास declare करनी पड़ती हैं? To the Chief Wildlife Warden. Proposed amnesty scheme का actual legal benefit strictly किसे मिलेगा? Only to verified legal heirs possessing valid ownership licenses. Practicing, Section 40 of WPA 1972 mandates the declaration of animal trophies. In short, undeclared wildlife trophies can put you in jail for 7 years unless legally cleared through the Chief Wildlife Warden. Topic name, Human-Wildlife Conflict. Broad micro-theme is recognizing animal attacks as disasters. The critical Supreme Court directive to officially treat violent animal attacks as natural disasters for rapid compensation. अगर किसान की फसल फ्लड में खराब हो तो मुआवजा मिलता है, पर खेत में काम करते हुए लेपर्ड अटैक कर दे तो पहले नहीं मिलता था. Now the rules are completely flipping. Intro is the Supreme Court strictly urged states to seriously consider notifying intense human-wildlife conflict as a formal natural disaster. Background is intense deforestation is rapidly forcing highly dangerous wild animals into dense human settlements. CoreLogic is SC ने aggressively directed states to heavily utilize the CSIDWH centrally sponsored umbrella scheme of integrated development of wildlife habitats to quickly distribute a 10 lakh rupee ex gratia to all severely affected victims. Real-world impact is immediately visible. The Maharashtra Chief Minister recently instructed officials to officially declare leopard attacks on humans as a formal state disaster. Furthermore, under updated custom rules, undeclared trafficked animals will be instantly confiscated. Conclusion is the brutal clash between shrinking forests and expanding villages is now a legally recognized disaster. Questions.
एसी ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को ऑफिशियली क्या नोटिफाई करने के लिए इफेक्टिवली पुश किया है? एज अ नेचुरल डिजास्टर। एसी ने अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स के लिए इमीडिएटली कितना एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन स्ट्रिक्टली डायरेक्ट किया है? 10 लाख रुपीस। ये अर्जेंट कॉम्पेंसेशन एग्जैक्टली किस स्पेसिफिक स्कीम के अंडर एफिशिएंटली फंड होगा? अंडर द CSIDBH स्कीम। महाराष्ट्र ने ऑफिशियली किस जानवर के अटैक्स को स्टेट डिजास्टर फॉर्मलाइज करने का अग्रेसिव इंस्ट्रक्शन दिया? लिपिड अटैक्स। CSSIDBH का एग्जैक्ट फुल फॉर्म लीगली क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। Practice saying, Supreme Court directed 10 lakh ex gratia for wildlife conflict victims. In short, SC massively upgraded wildlife conflicts to disaster status with a 10 lakh payout and Maharashtra leading the way against leopard attacks. Topic name, Green India Mission, JIM, revised roadmap. Broad micro theme is the restoration roadmap. JIM final aggressive roadmap massively focuses on physically repairing India's most critically damaged ecological zones like Aravali and Western Ghats. ये practically India का ultimate eco ब्रह्मास्त्र है, designed to simultaneously heal mountains, mangroves and massive degraded forests. Intro is the center completely revised the GIM operational roadmap to hyper-focus directly on rapidly deteriorating critical ecosystems. Background is India aggressively pressing 2030 global climate pledges are rushing extremely close. Core logic is this revamped mission now heavily targets the physical restoration of the Aravali Ranges, Western Ghats, highly fragile Himalayas, and coastal mangroves. The absolute primary goal is to fully restore 25 million hectares of degraded forest and non-forest land by 2030. Real-world impact is it will fundamentally secure India's massive climate pledge of creating an additional 3.39 billion ton CO2 equivalent carbon sink. It is being heavily integrated directly with the National Agroforestry Policy, CAMPA funds, and rapid watershed development. Overall, India's total commitment stands at an astonishing 26 million hectares restored, meaning the huge Green Wall project directly feeds into this. Conclusion is all of India's fragmented green mega efforts are finally officially merging into one massive unified offensive strategy. Final round of questions. JIM का completely नया roadmap specifically किन highly critical zones पर heavily focus करता है? Aravali, Western Ghats, Himalayas, and mangroves. 2030 तक specifically कितना additional carbon sink mathematically achieve करने का aggressive pledge है? 3.39 billion ton CO2 equivalent. JIM operations को systematically किन specifically major policies के साथ heavily integrate किया जा रहा है? National Agroforestry Policy and CAMPA. JIM के direct target zone में specifically कितनी degraded land restore करनी है? 25 million hectares out of the total 26 million commitment. क्या अरावाली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट essentially इस massive combined target को directly meet करने में actively help करेगा? Yes, absolutely. Practice saying, GM focuses on restoring Aravalis, Western Ghats, and Himalayas. In short, GM final upgraded form is an absolute powerhouse, uniting CAMPA, agroforestry, and massive restorations to build India's ultimate green shield. Wow, we literally covered an unbelievable amount of intensely detailed ground today. So दोस्तों, let's us completely wrap this up. आज हमने basically आदिवासी राइट्स एंड FRA 2006 से शुरुआत की. हमने डीपली KNGF के ग्लोबल 30x30 टारगेट समझे और अरावली के मासिव लोकल प्रोफाइल वर्सेस सी लेवल मेजरमेंट कंट्रोवर्सी को इंटेंसली डिकोड किया. हमने रियलिस्टिकली एनालाइज किया कि कैसे एक सिंगल फॉरेस्ट की लीगल डेफिनेशन चेंज होते ही पूरा का पूरा इकोसिस्टम टोटली मैनिपुलेट हो जाता है. और FAOs की स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड GFRA इंडेक्स में इंडिया की 9th रैंक रियलिस्टिकली क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है. Exactly. The sheer interconnectedness is mind-blowing. जाते जाते मैं आपको बस एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ डेफिनेटली छोड़ना चाहता हूं. जब मैन्युफैक्चर्ड सैंड लीगली टेक्निकली रिवर्स को इफेक्टिवली बचा लेती है, लेकिन वही एग्जैक्टली सेम प्रोसेस मैसिव हिल्स को ब्रूटली क्रश कर देता है, तो क्या रैपिडली एक्सपैंडिंग एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई सच में कंप्लीटली 100% प्योरली ग्रीन फॉर्मूला मैथमेटिकली एग्जिस्ट भी करता है? या क्या हम सिंपली कॉन्स्टेंटली एक मैसिव डिजास्टर को दूसरे लोकेशन पर फिजिकली शिफ्ट करें? डीपली सोचिएगा जरूर दोस्तों. मिलते हैं हमारे एग्जैक्टली नेक्स्ट डिटेल डीप डाइव में. कीप प्लानिंग आउट देयर.